So hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing good. So today we are going to cover the chapter evolution. So evolution chapter जो है ये बहुत ज़्यादा important है and also थोड़ा conceptual सा है and learning portion भी इसमें equally important है and इससे बहुत सारे questions आते हैं नीट में. So बस आपको उतना करना है जो मैं कह रही वही आपको important मान करके learn करना है. And believe me guys, if you मतलब आप NCERT की लाइंस मेरे साथ करते हैं देन nobody can stop you from scoring full out of full इस चैप्टर से, राइट, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू लीव एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन आ सकता है. एंड साथ साथ मैं आपको ये भी बताती रहूँगी कि कौन सी लाइन NCERT की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्लियर? सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहली लाइन तो यही आ जाती है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है. सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो होता है इसको हम कहेंगे ये वो बायोलॉजी की ब्रांच है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स. हियर वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो अर्थ पे हैं. एंड ऑल्सो हम फ्लोरा और फौना में जो चेंजेस होते हैं, फ्लोरा क्या होता है प्लांट एंड फौना इज़ एनिमल पार्ट, तो इनमें जो चेंजेस होते रहते हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ, उनको देखने के लिए हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ देखना है, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखना है इस चैप्टर में. एंड ऑल्सो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के साथ साथ हम इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की भी बात करते हैं इस चैप्टर में. सो लेट्स बिगिन विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो इसमें कैसे शुरुआत होती है कि जब हम स्काई में देखते हैं एट क्लियर नाइट तो हम क्या देखते हैं, स्टार्स देखते हैं. तो एक्चुअली में हम प्रेजेंट टाइम में उन स्टार्स को नहीं देख रहे होते हैं, बट अगर हम अर्थ पे बात करें अपने साइड में अगर हम देख रहे हैं किसी को कोई काम करते हुए तो वो हम इमीडिएटली देख रहे होते हैं, प्रेजेंट टाइम में देख रहे होते हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट स्टार से जो लाइट्स आ रही हैं उनको देखना, तो ये जो होते हैं ये बहुत ही पुराने टाइम से उनमें से लाइट निकली रही होती है और वो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल कर करके मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद अर्थ पे रीच करती है एंड फाइनली हमें वो अपीयर करते हैं एज शाइनी स्टार्स. क्लियर? और ऑल्सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो हो सकता है कि स्टेलार डिस्टेंसेस जो होती हैं वो किस में मेजर होती हैं. सो स्टेलार डिस्टेंसेस जो होते हैं वो उनको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. सो लेट्स सी कि स्टार्स कैसे अपीयर करे थे. ठीक है, और जब हम स्टार्स को देखते हैं तो एक्चुअली में हम पास्ट में पीप कर रहे होते हैं, दैट इज़ हम अपने पास्ट में झाँक रहे होते हैं, ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की बात होती है, राइट. ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक इवेंट कंसीडर किया जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स जो था उस वहाँ पे लाइफ कैसे बनी, दिस इज़ वेरी यूनिक, राइट. यूनिवर्स खुद जो होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है एंड अर्थ जो है वो ऑलमोस्ट एक स्पेक है, दैट इज़ अ स्मॉल पॉइंट बिकॉज यूनिवर्स इज़ सो वास्ट एंड सो ओल्ड. क्लियर? सो यूनिवर्स का इवोल्यूशन की बात करें तो यूनिवर्स जो था वो 20 बिलियन ईयर्स अगो बना था, दैट इज़ 20 × 10⁹. इतने 20 के बाद आप 9 0 और लगा दो, इतने ईयर्स ओल्ड तो हमारा यूनिवर्स है. और यूनिवर्स बना किन चीज़ों से होता है, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज़. ये गैलेक्सीज़ से मिलकर के हमारा पूरा यूनिवर्स बना है. एंड गैलेक्सीज़ किससे मिलकर बनी होती हैं, तो गैलेक्सीज़ जो होती हैं वो स्टार्स, गैसेज एंड डस्ट के क्लाउड्स होते हैं, दैट्स इट. गैलेक्सी जैसे कि हमारी गैलेक्सी है तो उसमें स्टार्स बहुत सारे आते हैं एंड ऑल्सो क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट भी आते हैं. ठीक है. कंसिडरिंग द साइज़ ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज़ इंडीड अ स्पेक, बिकॉज यूनिवर्स का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो अर्थ तो जस्ट एक पॉइंट है फॉर आर यूनिवर्स. द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन अबाउट अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. तो यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसमें आपको कैसे क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी किसकी एक्सप्लेनेशन है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो दिया होगा एंड में. ठीक है. इट टॉक्स अबाउट द सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन विच इज़ अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स. तो एक्चुअली में बिग बैंग थ्योरी में होता क्या है कि ये हमें बताती है कि यूनिवर्स कैसे बना था. एक बहुत बड़ा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था सिंगल, जिसकी जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा था इन टर्म्स ऑफ फिजिकल टर्म्स अगर हम बात करें तो. जब एक्सप्लोजन हुआ तो उसके बाद हुआ क्या, यूनिवर्स एक्सपैंड करा, दैट इज़ एक्सप्लोजन होने के बाद सब चीज़ें इधर उधर फैली एंड देन फाइनली टेम्परेचर जो था एक जगह पे कंसनट्रेटेड होने की जगह वो स्प्रेड हुआ तो टेम्परेचर फाइनली कम डाउन करा, दैट इज़ पहले 800 डिग्री सेल्सियस था, फिर गिरते 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 ऑलमोस्ट 100 एंड उससे भी कम हो गया फाइनली. ठीक है. फिर इनिशियली जो हमारे पास गैसेस थी एटमॉस्फेयर में वो थी हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये फॉर्म हुए लेटर ऑन. एंड द गैसेस जो थे पहले एक्सपेंशन हो रहा है प्लस ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स भी रोल में आ जाता है, तो उसकी वजह से गैसेस जो होती हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाती हैं एंड फॉर्म्ड द गैलेक्सीज ऑफ
प्रेजेंट डे यूनिवर्स, एंड इससे हमारा गैलेक्सी बनता है, ठीक है। इन सोलर सिस्टम हमारा मिल्की वे गैलेक्सी जो था, जिसको हम आकाशगंगा भी कहते हैं, ये कब फॉर्म हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। सो गैलेक्सी जो होती है उसके अंदर ही हमारे पास स्टार्स होते हैं। हमारी गैलेक्सी के अंदर अर्थ है, तो अर्थ की ओरिजिन भी तो हम कह सकते हैं ना कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ही हुई थी। जब हमारी गैलेक्सी ही 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बन रही, तो अर्थ भी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी होगी। क्लियर? देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्ली अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं था हमारे अर्ली अर्थ पे, ठीक है। बाद में वो बना, वो भी बना भी तो रिड्यूसिंग बना, फिर स्लोली एंड स्लोली वो ऑक्सीडाइजिंग बनता है, आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। सो जब ये बिग बैंग थ्योरी हुई थी, दैट इज़ एक्सप्लोजन हुआ था, ह्यूज एक्सप्लोजन, तो उससे हमारे पास गैसेस कौन कौन सी बनकर आई थी? वाटर, क्योंकि सिंस वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो वाटर जो था वो वेपर के फॉर्म में बनकर आ रहा था हमारे पास, तुरंत वो इवापोरेट कर जा रहा था, क्योंकि 100 से भी ज़्यादा टेम्परेचर था। 100 पे आकर के वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, एंड ऑल्सो अमोनिया। जो यूवी रेज थे, सिंस उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑक्सीजन नहीं थी, कोई ओजोन लेयर नहीं थी जो यूवी रेज को आने से बचा सके अर्थ पे, तो उस टाइम पे आराम से क्या हो रहा था कि यूवी रेज एंटर कर रहे थे, एंड सिंस यूवी रेज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रेज होती हैं, तो उनकी वजह से क्या हो रहा था कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स H2O जो था वो ब्रेक हो जा रहा था इनटू H2NO2। तो H2 का मॉलिक्यूलर मास सिर्फ 2 होता है, तो ये ईजिली क्या कर जा रहा था? एस्केप कर जा रहा था, दैट इज़ ऊपर उड़ जा रहा था। बट ऑक्सीजन एंड लाइटर बट ऑक्सीजन जो बच रहा था वो क्या कर रहा था? नीचे जो गैसेस थी, दैट इज़ अमोनिया एंड देन मीथेन, इनके साथ कंबाइन कर करके ये ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर रहा था? CO2 फॉर्म कर रहा था, वाटर वेपर्स बना रहा था, एंड ऑल्सो अदर चीज़ें बना रहा था। फिर लेटर ऑन धीरे धीरे क्या हुआ कि ओजोन लेयर बनना शुरू हुई, दैट इज़ O2 के साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन करा, एंड O3 हमारी ओजोन बनती है। जैसे जैसे अर्थ कूल हुई, वाटर वेपर जो थे वो भी धीरे धीरे उनका टेम्परेचर कम हुआ, तो वो क्या हुए? लिक्विफाई हो गए, एंड देन फाइनली लिक्विड की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में वो फॉल होने लग गए। तो सिंस एक्सप्लोजन था तो डिप्रेशंस तो बहुत सारे बनेंगे ही, राइट, अर्थ पे। तो उन डिप्रेशंस में क्या हुआ कि रेन जैसे हुई वो फिल हो गए, एंड देयरफॉर ओशंस बन गए। और लाइफ की बात करें तो कितने टाइम पहले आई थी? 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ फॉर्मेशन, दैट इज़ 800 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हमारी लिवेबल टेम्परेचर्स पे आने तक के लिए उसको 500 मिलियन ईयर्स का स्पैन लग गया, विच इज़ टू मच। एंड ऑलमोस्ट अगर हम अभी के टाइम के साथ बात करें तो 4 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास अर्थ पे क्या हुआ कि लाइफ आई थी, ठीक है। अर्थ हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आई थी, बट लाइफ अर्थ पे उसके 0.5 बिलियन बाद आई, दैट इज़ 500 मिलियन ईयर्स बाद आई, एंड हमारी लाइफ उस पर एग्जिस्ट करी आफ्टर 4 बिलियन ईयर्स, ठीक है। तो लोग अब सोचते हैं कि ये लाइफ तो आ गई, ठीक है, पहला इशू था लाइफ कैसे आई, लाइफ आ गई, बिग बैंग थियरी से आ गई, अर्थ बन गई, एंड नाउ लाइफ आ गई, तो लाइफ कैसे आई? तो उसके लिए बहुत सारी थियरीज़ है हमारे पास। तो सबसे पहली थियरी जो है वो थियरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस है, या तो थियरी ऑफ आउटर स्पेस, या थियरी ऑफ पैंसपर्मिया भी इसको हम कहते हैं, राइट, या कॉस्मोजोइक थियरी। कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स से रिलेटेड। तो इसमें होता क्या है, इसमें ग्रीक थिंकर्स और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स का भी ये फेवरेट आइडिया है। वो ये मानते हैं कि लाइफ जो थी वो बाहर से आई, यूनिवर्स में कहीं और से आई, अर्थ पे एज अ यूनिट ऑफ लाइफ इनके फॉर्म में आई थी, मतलब स्पोर्स के फॉर्म में आई, एंड देन फाइनली वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे ट्रांसफ़र हुई, एंड अर्थ पे भी अल्टीमेटली आ गई। तो ये है हमारी थियरी ऑफ पैंसपर्मिया या कॉस्मोजोइक थियरी इसको कहते हैं, बट ये अभी नो मोर एक्सेप्टेड है। अभी तो दूसरी थियरीज आई हैं। तो हमारी ये फर्स्ट थियरी थी। नाउ नेक्स्ट थियरी ये है कि लाइफ जो थी वो ऐसे ही नॉन लिविंग चीज़ों से बनी, जिसको हम कहते हैं थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, मतलब कि एबायोटिक चीज़ों से बनना लाइफ का, ठीक है, या थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, दैट इज़ वो स्पॉन्टेनियसली लाइफ नॉन लिविंग चीज़ों से बन गई, जैसे स्ट्रॉ, मड वगैरह थे, उनसे स्पॉन्टेनियसली लाइफ बन जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं था। इसको डिस्प्रूव किया किसने? लुइस पास्चर ने। उन्होंने ये कहा कि लाइफ आती है एक दूसरी पहली लाइफ से आती है, नॉट दैट कि हमारी लाइफ नॉन लिविंग चीज़ से, कोई अब मरा हुआ चीज़ है उससे दूसरी लाइफ तो नहीं आ सकती, बट एक अगर लिविंग चीज़ है उससे दूसरी लाइफ आ सकती है, ठीक है। इन्होंने लुइस पास्चर ने क्या कहा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके इनफैक्ट बताया कि लाइफ जो है
वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ सकती है। इसके लिए इन्होंने स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, अपना प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क लिया। प्री स्टेरलाइज्ड का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो फ्लास्क था उसमें किसी भी टाइप के पैथोजेंस वगैरह नहीं थे। इसको वॉश करके प्रॉपर्ली क्लीन कर करके लिया उन्होंने और उसमें किल्ड यीस्ट डाल दिया। तो अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन अगर वो ट्रू होती तो हीट किल्ड है, आई मीन किल्ड है हमारी यीस्ट, तो आ जानी चाहिए किल्ड चीज़ों से, दैट इज़ नॉन लिविंग चीज़ों से आ जानी चाहिए लाइफ। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई भी लाइफ नहीं आई। बट जब उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, दैट इज़ अगर उन्होंने फ्लास्क को ओपन कर दिया एंड जब एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर दिया उन्होंने और किल्ड यीस्ट ही डाला, तब जा कर के उसमें उन्होंने देखा कि न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए उस किल्ड यीस्ट से। तो उन्होंने ये बताया कि एटमॉस्फेयर में हुआ क्या होगा एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर प्रेजेंट टाइम से हम बात करें तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे स्पोर्स रहे होंगे बैक्टीरिया के, फंजाई के, जिसकी वजह से क्या हो गया, लाइफ आ गई क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह मिल गया था इन द फ्लास्क। देयरफॉर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियोरी जो थी वो यहाँ पे डिसमिस हो जाती है वंस एंड फॉर ऑल। मतलब एक बार में जो स्पॉन्टेनियस थियोरी हो रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है एंड फाइनली लोगों को पता चल जाता है कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आएगी। नाउ अब नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आते हैं वो अपनी थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन लेकर आते हैं। वो क्या बोलते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, लुईस पास्चर ने ये तो बता दिया कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है ना। तो अब लोग पूछने लग गए कि जो फर्स्ट प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी वो कहाँ से आई, वो भी तो किसी पहले ऑर्गेनिज्म से आई होगी, तो वो लाइफ किससे आई। ऐसा केस हो गया तो वहाँ पे ओपरिन जो थे रशिया के थे एंड हेल्डन जो थे वो इंग्लैंड के थे। सो एक्चुअली इनकी जो ओरिजिन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है। तो ओपरिन रशिया के थे, इसको आप हीरो से याद रख सकते हो। दैट इज़ हेल्डन जो थे वो इंग्लैंड के थे, रशिया के हमारे ओपरिन थे, ठीक है। इन्होंने ये थियरी प्रपोज की कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म था लाइफ पे वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आया था एंड जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी वो नॉन लिविंग थी, ठीक है। नॉन लिविंग चीज़, पहली नॉन लिविंग चीज़ से लिविंग चीज़ आई एंड उसके बाद लिविंग से लिविंग आते गए, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि पहले नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जिससे हमारी फर्स्ट लाइफ आई एंड देन फाइनली उस लाइफ से बहुत सारी लाइफ्स आती गई, ठीक है। ओपरिन और हेल्डन ने क्या कहा बेसिकली कि आयरन और प्रोटीन ये नॉन लिविंग चीज़ें ही हैं ना, तो इनसे क्या हुआ होगा धीरे धीरे केमिकली इवोल्यूट कर करके इन्होंने बनाया होगा हमारे पास फर्स्ट लाइफ को एंड देन फाइनली उससे हमारी फर्दर लाइफ बनी होगी। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ द लाइफ वॉज प्रोसीडेड बाई केमिकल इवोल्यूशन। प्रोसीडेड मतलब कोई चीज़ पहले आती है, ठीक है। तो लाइफ के पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से लाइफ आई और फाइनली अब तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन सिर्फ हो रहा है, केमिकल इवोल्यूशन रुक चुका है। क्योंकि केमिकल इवोल्यूशन होता तो यू कैन इमेजिन पीपल कि लोग कहाँ से बन रहे होते हैं, केमिकल से बन रहे होते, ठीक है। तो अभी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है, पहले वाली कंडीशंस अगर अभी भी एग्जिस्ट करती तो केमिकल इवोल्यूशन ही होता, राइट। That is formation of the diverse organic molecules from inorganic substituents. The conditions on the earth, इनिशियली हम बात करें तो एटमॉस्फेयर नहीं था, बट उसके बाद जब लाइफ आ गई तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर आया जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे एंड देन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है ना, पहले नो एटमॉस्फेयर फिर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर फिर देन धीरे धीरे कर करके ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हमारे पे आता है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनमें आ सकता है लाइन, है ना, कि कौन कौन सी ऑप्शंस आप पिक करो, कौन कौन से थे सिचुएशंस पहले अर्थ पे। और यहाँ पे अमोनिया, मीथेन जैसे गैसेस तो ये पहले भी थे, ठीक है। अब 1953 में हमें सेकेंड एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। पहला तो लुईस पास्चर का हमारी एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है एंड सेकेंड इज़ ऑफ एसएल मिलर ने केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा उसको इन्होंने बताया था एक्सपेरिमेंटली कर करके, ठीक है। और इन्होंने राउंड फ्लास्क का एक्सपेरिमेंट किया था। लुईस पास्चर ने स्वान फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे ये स्वान शेप की फ्लास्क लिए थे उन्होंने एंड इन्होंने राउंड फ्लास्क लिया था। आगे यू विल सी दिस एक्सपेरिमेंट इनका, ठीक है। जो एसएल मिलर थे ये कहाँ से थे, ये कहाँ के नेटिव थे, अमेरिका के थे। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये अमेरिका के नेटिव थे। इन्होंने लेबोरेटरी स्केल पे सिमिलर सिचुएशंस क्रिएट की जो अर्ली अर्थ पे प्रेजेंट थी। उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया इन अ क्लोज्ड फ्लास्क विच कंटेन्ड अमोनिया, हाइड्रोजन एंड
मीथेन प्लस वाटर वेपर्स एट 800 डिग्री सेल्सियस। और उन्होंने ऑब्जर्व किया, फर्स्ट चीज़ उन्होंने किस चीज़ की फर्स्ट क्या उन्होंने नोटिस किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन को, राइट। और सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स जब दूसरे साइंटिस्ट भी करे तो उनको फर्दर शुगर्स, नाइट्रोजनियस बेसेस, फैट्स एंड पिगमेंट्स मिले। दिस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या चीज़ें वो साइंटिस्ट को मिली थी बाद में, ठीक है। अब जब हम मेटेओराइट्स गिरते रहते हैं ना, तो उनको जब हम एनालाइज करते हैं उनकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को, तो हमें यही पता चलता है कि सिमिलर सी चीज़ें उसमें भी बन रही होती हैं कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये सेम सा प्रोसेस इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का दूसरे कहीं ना कहीं प्लैनेट्स में भी हो रहा होता है, ठीक है, हो रहा होता है। केमिकल इवोल्यूशन इसलिए अभी मोर और लेस एक्सेप्टेड था, ठीक है। बट हमें अभी भी आइडिया नहीं है कि हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल्स ऑफ लाइफ आए थे, मतलब जो फर्स्ट रेप्लिकेटिंग सेल्स थे वो कैसे आए थे, ठीक है। वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है विच इज़ नॉट नीडेड राइट नाउ, ठीक है। अब हम बात करें सेलुलर और नॉन सेलुलर की, तो आप अपने कॉमन सेंस से बताइए, दिस इज़ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन बिकॉज कि सेलुलर पहले आया था या नॉन सेलुलर। डेफिनेटली नॉन सेलुलर प्रिमिटिव है तो वो पहले आया था, उसके बाद हमारे पास सेलुलर चीज़ें आई थी। देयरफॉर नॉन सेलुलर चीज़ें 3 बिलियन ईयर्स अगो आई थी, वेयर एज सेलुलर चीज़ें अगर हम आगे देखेंगे तो सेलुलर फॉर्म्स जो थे वो 2 बिलियन ईयर्स अगो आते हैं, ठीक है। दे वुड हैव बीन द जायंट मॉलिक्यूल्स दैट इज RNA, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये नॉन सेलुलर फॉर्म्स मतलब कि RNA, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स आपको पूछा जाए कब आया था तो ये 3 बिलियन ईयर्स अगो आए थे बिकॉज दिस आर नॉन सेलुलर चीज़ें, ठीक है। एसल मिलर के एक्सपेरिमेंट्स को हम फिर से देखते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि उन्होंने वैक्यूम पंप से सारी चीज़ें ऑक्सीजन को निकाल दी बिकॉज एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगी अभी के टाइम तो, बट इनको ऐसा सेटअप करना है जो अर्ली अर्थ पे था, तो अर्ली अर्थ पे कोई ऑक्सीजन नहीं थी, तो वैक्यूम पंप के थ्रू ऑक्सीजन रिमूव कर दिया इन्होंने। ये बॉइलिंग वाटर है जहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने वाला इनका राउंड फ्लास्क है जिसमें इलेक्ट्रोड्स डाल करके वही यूवी रेज़ की लाइटनिंग एंड जो एनर्जी यूवी रेज़ दे रहे थे वो इलेक्ट्रोड्स को थ्रू इन्होंने दी। एंड यहाँ से कंडेंसर है जहाँ से यहाँ पे वार्म वाटर डालते हैं, ये मटेरियल नीचे आकर जो भी चीज़ें हैं फॉर्म होते हैं नीचे आते हैं एंड ये जैसे कोल्ड वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कूल डाउन हो जाते हैं एंड पानी हमारा ठंडा हो जाता है, कोल्ड वाटर बाहर चले जाते हैं, राइट। अब ये जो भी मटेरियल है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यहाँ पर आया। नाउ वाटर कंटेनिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर आ जाते हैं बिकॉज हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालाइज करेंगे तो वो डेफिनेटली लिक्विड स्टेट में होना चाहिए या सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, है ना। वेपर्स के फॉर्म में तो हम एनालाइज नहीं कर सकते, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहा है सब कुछ, तो वेपर की फॉर्म में बनेंगे, इसलिए हम उसको कंडेंस करेंगे। नाउ लिक्विड वाटर इन अ ट्रैप, अब यहाँ पे ट्रैप खोल करके यहाँ पे लिक्विड वाटर बाहर कर देंगे एंड थोड़ा वाटर इधर डाल देंगे जिससे प्रोसेस कंटिन्यू होता रहे। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पहले आया करती थी एंड अभी भी चलो आपको बता ही देती हूँ कि हाइड्रोजन H2O NH3 और CH4 का मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन होता है वो कितना होता है। तो हमारी हाइड्रोजन जो होती है वो तो 2 के रेशियो में होती है, अमोनिया ए मतलब फर्स्ट, तो ये 1 के रेशियो में होती है अमोनिया, मीथेन 2 के एंड हाइड्रोजन 2 के, राइट। इससे आप याद रख लेना। तो ये था हमारे एसल मिलर का एक्सपेरिमेंट। नाउ द कैप्सूल्स दैट इज़ कौन से कैप्सूल्स, हमारे RNA, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स की बात हो रही है। दे रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स एंड धीरे धीरे वो रिप्रोड्यूस करने लग गए वो मॉलिक्यूल्स एंड द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो थी वो 2 बिलियन ईयर्स अगो आई, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो आई बिकॉज 1 बिलियन में तो 1000 मिलियन होता है ना। तो ये कन्वर्जन्स भी आपको याद रखने हैं बिकॉज वो कैसे भी पूछ सकते हैं। एंड दीज वर प्रोबेबली द सिंगल सेल्स, है ना, पहले यूनिसेलर आया होगा तभी मल्टीसेलर आया होगा। ऑल द लाइफ फॉर्म्स वर इन द वाटर ओनली बिकॉज पहले सिर्फ पानी था, लैंड वगैरह जैसा कुछ था, बट लाइफ जो थी सारे केमिकल रिएक्शंस वगैरह वाटर के इन्वॉल्वमेंट ले रहे थे, है ना, तो वो वाटर में ही सारे सिचुएशंस थी एंड देयरफॉर फर्स्ट लाइफ भी हमारे पास वाटर में ही ओरिजिनेट करी होगी। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस जिसमें द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ अरोज स्लोली through evolutionary forces from non-living molecules is accepted by majority। अब ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि फर्स्ट हमारी लाइफ जो थी वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से आई एंड hence the first cellular forms of life have evolved into the complex biodiversity that we see today, है ना। तो ये था इवोल्यूशन के बारे में। यस गाइज, सी ना इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अगेन जो एक थियरी है, ठीक है। इवोल्यूशन चैप्टर में हमें थियरीज ही पढ़नी है ढेर सारी, राइट। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स की बात करें तो
लाइफ की जो हमने ओरिजिन की बहुत सारी थियोरीज़ देखी थी, राइट, जिसमें पहली थी पैंसपर्मिया की थियोरी। देन कुछ साइंटिस्ट ने ये बोला था कि लाइफ जो थी वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी, दैट इज़ थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनिटी या थियोरी ऑफ एबायोजेनेसिस। देन फाइनली केमिकल इवोल्यूशन की थियोरी आई थी, ठीक है ना। एक और थियोरी है जो लोग बिलीव करते हैं, दैट इज़ बहुत सारे रिलीजियस लिटरेचर में बिलीव करा जाता है कि लाइफ जो थी उस थियोरी के 3 कॉनोटेशंस हैं। पहला तो ये कि लाइफ जो थी जैसे अभी है वैसे ही पहले से ही वो ऐसी ही क्रिएटेड थी, क्लियर, गॉड ने उसको वैसे ही बनाया था। एंड डाइवर्सिटी जितनी अभी है उतनी पहले भी थी एंड आगे भी उतनी ही रहेगी। हमारी अर्थ जो है वो 4000 ईयर्स ओल्ड है। ये तीनों पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं पेपर में। तो ये थ्योरी बिल्कुल भी एक्सेप्टेड तो नहीं हो सकती, बिकॉज़ ये 4000 साल हमारी अर्थ तो पुरानी है नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी फॉसिल्स अवेलेबल हैं साइनोबैक्टीरिया वगैरह के जो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो के मिले हैं, क्लियर। तो ये थियोरी बिल्कुल ही डिस्कार्ड हो गई कि अर्थ 4000 ईयर ओल्ड नहीं हो सकती, बिकॉज हमारे पास फॉसिल्स इससे भी ज़्यादा पुराने टाइम के हैं, राइट। अब हमारी एंट्री होती है इस चैप्टर के हीरो की, दैट इज़ डार्विन की। सो डार्विन जो थे वो इंग्लैंड के बेसिकली साइंटिस्ट थे। वो क्या किए कि 19th सेंचुरी में वो अपनी एक सी वोयाज पे निकले थे इन अ सेल शिप, मतलब एक शिप में गए थे जिसको हम HMS बीगल कहते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि उनकी शिप का नाम क्या था, तो इट वाज HMS बीगल एंड चार्ल्स डार्विन उसको लेकर के निकले थे। और वो ये देखना चाह रहे थे कि लिविंग फॉर्म्स जो अभी एग्जिस्ट करते हैं वो बहुत सारे सिमिलरिटीज शो करते हैं, नॉट जस्ट अभी के लोगों से बट ऑल्सो जो पहले थे और एग्जिस्ट करते थे और अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके साथ भी हमारे पास कुछ ना कुछ रिलेशंस हैं, मतलब वो एंसेस्टर हो सकते हैं हमारे, ये वो देखना चाह रहे थे। सो उन्होंने क्या बताया कि इवोल्यूशन प्रोसेस जो है, इवोल्यूशन होता क्या है एक्चुअली, इवोल्यूशन में प्रोजेनीज होती हैं, फॉर्म होती हैं जो थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस एंड मॉडिफिकेशन के साथ होते हैं। एंड इवोल्यूशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेट मी टेल यू गाइस, इस पर क्वेश्चन आता है कि कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस होता है। सो इवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। डार्विन ने हमारे पास ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ की भी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के लिए भी लिखा था उन्होंने, राइट। एंड उन्होंने ये बताया कि इवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो ग्रेजुअल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आगे ये रिलेट करेगा पॉइंट टू ह्यूगो डी वेरीज कंसेप्ट ऑफ म्यूटेशन। तो हमारे डार्विन ने क्या कहा कि इवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो क्या है, ग्रेजुअल है, दैट इज़ धीरे धीरे होता रहता है, ठीक है। एंड हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बिल्ट इन वेरिएशंस होती है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज़ हर ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, राइट, इजंट इट। So those characteristics which enable it to survive better in the natural conditions, जैसे कि climate, food, physical factors, etc. would outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions. तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसके पास ये कैपेबिलिटी है, उसके पास कोई एक ऐसा स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से वो जैसे कि जो एनवायरनमेंट अभी चल रहा है उसमें वो ज़्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव कर पा रहा है, उसके पास रेजिस्टेंस है। जैसे मॉस्किटोज़ की बात करें तो उनके ऊपर डेडिटीज़ जो थी वो पहले काम करती थी एंड वो मर जाते थे, तो कुछ वेरिएशंस उनके में आई, दैट इज़ इवोल्यूशन हुआ उनके में थोड़ा, एंड फाइनली ऐसे मॉस्किटोज़ आ गए जो DDT रेजिस्टेंट बन गए, ठीक है। तो वो ज़्यादा अब सेलेक्ट हो गए नेचर के द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे, ज़्यादा ग्रो कर पा रहे थे, ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा प्रोजेनीज बना पा रहे थे अपनी, है ना, तो वो ज़्यादा बेटर सर्वाइव कर पाए एंड दूसरों को आउटब्रीड कर गए जो ऐसे सिचुएशंस में बिल्कुल लेस एंडोर्ड थे, दैट इज़ बिल्कुल सर्वाइवेबल नहीं थे। तो डार्विन ने एक फ़िटनेस के बारे में बात की एंड वो फिटनेस क्या थी, इंडिविजुअल की रिप्रोडक्शन के हिसाब से थी। उनकी फ़िटनेस अल्टीमेटली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस थी। अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट है, दैट इज़ मोर एंड मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्रोजेनीज वो लीव कर सकता है, तो बेस्ट है, वो बेस्ट सेलेक्टेड होगा बाई नेचर, ठीक है। Who are better fit in the environment will leave the more progeny than others and they are selected by the nature. इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको समझना चाहिए ये पॉइंट कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। नेचर सेलेक्ट करता है उस ऑर्गेनिज्म को जो बहुत हाई रेट ऑफ सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन शो करता है, क्लियर। नाउ
दोज हु आर बेटर फिट इन द एनवायरनमेंट लिव मोर प्रोजनी, एंड इसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं. एंड नेचुरल सिलेक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन कैसे होता है? धीरे धीरे बाई नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन होता गया एंड उसकी वजह से एक तरीके से एक टाइम के बाद लॉन्ग टर्म में वो इवोल्यूशन में रिजल्ट कर जाता है. ठीक है. अब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, अल्फ्रेड वेलिस, जिनको बहुत बार क्वेश्चन में सिर्फ वेलिस कर करके लिखा रहता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अल्फ्रेड वेलिस को आप वेलिस से याद रख लो. तो वेलिस जो थे ये मलाय आर्किपेलागो एक आइलैंड है, वहाँ पर काम कर रहे थे. ठीक है. उन्होंने सिमिलर ईयर में ही जैसे डार्विन अपना काम कर रहे थे उसी टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब अराउंड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सेम थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बताई, और क्योंकि वो सेम कंक्लूजन्स पे रीच करे जो डार्विन कर रहे थे. बट उस टाइम था क्या कि इंग्लैंड ज़्यादा पावर में था, दैट इज़ पॉलिटिकली पावरफुल था. सो हर जगह पे हम डार्विन का नाम देखते हैं, अभी हर जगह पे प्रिंटिंग्स उनकी है. बट वेलिस ने भी सेम बिल्कुल कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे जैसे डार्विन ने किए थे. ठीक है. डार्विन गैलापागोस आइलैंड पे गए थे अपनी HMS बीगल लेकर के, एंड वेलिस मलाय आर्किपेलागो आइलैंड पे गए थे. डार्विन की तो वो शिप भी फेमस हो गई, बट वेलिस की ऐसा कुछ नहीं हुआ. उनकी शिप भी फेमस हो गई कि HMS बीगल से वो गए थे. ठीक है. ऑल दी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर द सिमिलरिटीज़ एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स, है ना. सिमिलरिटीज़ और एंसेस्ट्री तो सबकी होती ही है, एंड दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स पे प्रेजेंट हुए हैं, उनके साथ ही वो एंसेस्ट्री शो करते हैं. जैसे कि इपॉक्स सबसे बड़ा टाइम, सबसे छोटे स्पैन को हम कहते हैं. सबसे पहला तो एरा आता है, एंड एरा के बाद हमारे पास आता है पीरियड्स, देन पीरियड्स के बाद आते हैं इपॉक्स. ठीक है. ये हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जिसके हिसाब से हम लोगों के साथ क्या करते हैं, एंसेस्ट्री शो करते हैं. द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो हमारी बायोलॉजिकल हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती है. मतलब जो टाइम पीरियड चल रहा है, दैट इज़ जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो जियोलॉजिकल टाइम चल रहा है उसके हिसाब से हमारी बायोलॉजिकल हिस्ट्री रही है. दैट इज़ अगर कोई मान लो हम पुराने टाइम की बात करें, तो जैसे डायनासोर जब एग्जिस्ट करते थे तब की बात करें, तो वहाँ पे डायनासोर जैसे ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा बेटर फिट थे, तो ये टाइम स्केल उनको ज़्यादा फेवर करी. ठीक है. इसीलिए हम कहते हैं कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमारी अर्थ की बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है. राइट. नाउ एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन. सो बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास इवोल्यूशन के लिए. सबसे पहला, एंड ये बहुत सारे क्वार्टर से आते हैं, दैट इज़ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टर से आते हैं. एंड फॉसिल्स जो होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं, दे आर द हार्ड पार्ट्स ऑफ द लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन द रॉक्स. ठीक है. फॉसिल्स बहुत हार्ड पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के जो रॉक्स में मिलते हैं. ठीक है. एंड द रॉक्स जो होते हैं वो कौन से रॉक्स होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर हम उनका क्रॉस सेक्शन देखें अर्थ की क्रस्ट का, तो अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स उसमें ओवर द टाइम पीरियड ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट करता है. डिफरेंट एजेड रॉक्स सेडिमेंट कंटेन द fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular sediment. जो ऑर्गेनिज्म मर गया एंड वो रॉक के साथ वैसे ही उसके ऊपर पड़ा रहा, देन फर्दर ऊपर से कोई डिपोजिशन हो गया, सो वो ऑर्गेनिज्म का वहाँ पे फॉसिल बन जाता है. ठीक है. सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू द मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स. तो कुछ तो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के बिल्कुल सिमिलर थे, जैसे कि हम डायनासोर्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है विद द मॉडर्न डे एज. बर्ड्स की बात करें, राइट. The study showed that the life formed varied over time and certain life forms were restricted to certain geological time only. अगर हम बात करें डायनासोर जो बेस्ट एग्जांपल है, तो ये जुरासिक वर्ल्ड मूवी जो आई थी वो जुरासिक एरा में बनी है ना, जुरासिक आई मीन टू से पीरियड में बनी है. तो जुरासिक पीरियड में दैट इज़ वो जियोलॉजिकल टाइम जो था वो बेस्ट सूटेड था फॉर आर डायनासोर्स, एंड वो रेस्ट्रिक्टेड थे उसी फेज़ में, उसी पीरियड में. ठीक है. जुरासिक में, एंड क्रिटेशियस में फाइनली वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. क्लियर. Hence new life forms of life have arisen at different times in the history. एंड ये जो फॉसिल्स के थ्रू हमें एविडेंसेस मिलते हैं इनको हम पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं. एंड ऑल्सो कार्बन डेटिंग के थ्रू हम फॉसिल्स की एज पता करते हैं. कार्बन डेटिंग में जो हम कार्बन यूज़ कर रहे होते हैं वो 14 कार्बन होता है, एंड वो एक आइसोटोप होता है कार्बन का. ठीक है. एंड इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 5760 ईयर्स की, दैट इज़ 5760. ठीक है. इतने ईयर्स की हाफ लाइफ होती है हमारे कार्बन 14 की. सो एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन. एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट अर्नस्ट हीकल ने दिया था. ई से आप याद रख सकते हो. एंड दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी से 2 बार कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है नीट से कि एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? अर्नस्ट हीकल ने. एंड इसको डिस्प्रूव किसने किया था?
कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर ने. सो प्लीज़ दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज़ फोकस गाइज. ओके. हंस टिकल ने क्या प्रपोज किया कि कुछ फीचर्स होते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉमन होते हैं सारे वर्टिब्रेट्स के, एंड वो डेफिनेटली अडल्ट्स में एब्सेंट होते हैं बट उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो कॉमन होते थे. तो ये क्या थे कि एम्ब्रियो ऑफ, अगर हमारी बात करें वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज की बात करें तो उनमें एक वेस्टिजियल सी गिल स्लिट बनती है बिहाइंड द हेड, राइट. एंड गिल स्लिट्स जो होते हैं वो फिशेज़ में भी होते हैं एंड एवरीथिंग में होते हैं, बट फंक्शनल तो फिश में ही होते हैं, बट ये हमारे में भी बनते हैं. ये फंक्शनल ऑर्गन्स तो सिर्फ फिश में ही होते हैं, बट ये अडल्ट वर्टिब्रेट्स में नहीं मिलते, है ना. However, this proposal was disproved by Carl Ernst von Baer. इसको डिस्प्रूव वॉन बेयर ने किया. ये क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में चीज़ें दिख रही हैं वो कभी अडल्ट लाइफ में नहीं आती. ठीक है ना. पहला हमारे पास एविडेंस कहाँ से मिला? पैलेंटोलॉजिकल, दैट इज़ फॉसिल्स के थ्रू. सेकेंड इज़ एम्ब्रियोलॉजिकल, अर्न्स्ट हिकल ने जिसको दिया था. एंड थर्ड इज़ कंपैरेटिव एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम होमोलॉगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस शो करते हैं अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुडे वर्ल्ड एंड ऑल्सो जो एग्जिस्ट कर रहे थे पहले. ठीक है. तो ये क्या है एक्चुअली, दिस इज़ द फैमिली ट्री ऑफ अ डायनासोर. तो पहले क्या थे? ब्रांकियोसोरस थे, बहुत ज़्यादा हर्बेशियस थे बेचारे, है ना, हर्बीवोर थे, लॉन्ग नेक वाले थे. देन स्टीगोसोरस को आप कैसे याद रख सकते हो? इनके में बहुत ज़्यादा ये प्लेट्स हैं, है ना, पॉइंटेड सी प्लेट बैग्ड होते थे, ये भी हर्बीवोर्स थे. देन उनके बाद स्टीगोसोरस तो गिव राइज कर देता है ट्राइसेराटॉप्स को. इसको कैसे आप याद रखोगे? आगे ये 3 हॉर्न्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होते हैं. एंड देन दिस ब्रोंकियोसोरस ने टिरानोसोरस को गिव राइज किया, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस था. टिरानोसोरस में डैगर लाइक टीथ होते हैं, 20 फीट इन हाइट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल था. एंड ये बाइपीडल लोकोमोशन, आप अगर देखो इनमें आइडेंटिफाई करो तो ये दोनों ही 4 पैर पे चल रहे हैं अपने, है ना, 4 पे. तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बाइपीडल लोकोमोशन शो करने वाला कौन सा डायनासोर था, है ना. तो बाइपीडल लोकोमोशन सिर्फ हमारे पास टिरानोसोरस शो करता है, जहाँ पे 2 पैर पे ये चल रहा है. ये कार्निवोरस होता है. फाइन. अब इनके बीच में एक आर्कियोप्टेरिक्स आया जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स. इनके पास टिथ होते हैं, बर्ड्स के पास नहीं होते. बर्ड्स में बीक होती हैं, इनके पास फेदर्स होती हैं जस्ट लाइक द बर्ड्स. इसीलिए रेप्टाइल्स और एव्स की कनेक्टिंग लिंक होते हैं एंड मिसिंग लिंक भी हम इनको कहते हैं. यहीं से फिर क्रोकोडाइल आया. क्रोकोडाइल जो अभी लिविंग टाइम में है एंड क्लोजेस्ट रिलेटिव है इनका, डायनासोर्स का. देन इससे टेरानोडॉन आए. टेरानोडॉन में ये देख सकते हैं आप, विंग्स हैं, मतलब कि ये फ्लाइंग डायनासोर्स हुआ करते थे एक्चुअली, फ्लाइंग रेप्टाइल्स, है ना. हम होमोलॉगस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी को कंपेयर करते हैं. तो सबसे पहले होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं. होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि इनकी ऑरिजिन जो होती है ना वो सेम होती है, दैट इज़ एंसेस्टर्स इनके सेम होंगे, इनके एनाटॉमिकल फीचर्स भी सेम होंगे, एनाटॉमी भी सेम होगी. जैसे कि अगर आप इधर पे चेक करो तो मैन, चीता, वेल, बैट, ये सारे के सारे क्या हैं? एक्चुअली दे आर मैमल्स. तो इनकी ऑरिजिन तो एक हो गई, बट और इनकी एनाटॉमी भी देखो आप, बिल्कुल सिमिलर सी है. इनके पास भी क्या होंगे? 4 लिम्स की बात करें तो इनके पास भी ये ह्यूमरस है, देन दिस इज़ रेडियस, दिस इज़ अल्ना, एंड देन फाइनली ये हमारे पास कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, एंड देन ये डिजिट्स आ गए हमारे पास, दैट इज़ फेलेंजेस आ गए, है ना. तो इनके पास एनाटॉमी भी सेम होती है, एंसेस्ट्री भी सेम होती है, बट डिफरेंट कंडीशंस की वजह से इनके फंक्शंस डिफरेंट हो जाते हैं. ये मेजर पॉइंट है ना. इनके फंक्शंस डिफरेंट हो जाते हैं. दैट इज़ हम क्या करते हैं, चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए यूज़ करते हैं. चीता रनिंग के लिए यूज़ करने लगा, वेल फॉर स्विमिंग यूज़ करने लग गई, एंड देन बैट्स फ्लाइंग के लिए यूज़ करने लग गए. तो ये सारे ऑरिजिनेट एक ही जगह से करे, दैट इज़ ये सारे मैमल्स ही थे, बट इन्होंने अडेप्टेशन शो की डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, एंड डाइवर्ज हो गई, है ना, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने लग गए. इसलिए हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज एक पॉइंट से निकल करके, दैट इज़ मैमल से निकल करके ये अलग अलग चीज़ों में मॉडिफाई कर जाते हो खुद को, तो ये डाइवर्जेंट है. ठीक है. इसकी भी बात करें बोगनविलिया की एंड कुकुरबिटा की, तो बोगनविलिया में थॉर्न्स होते हैं जो एक्चुअली स्टेम से आ रहे होते हैं, एंड ऑल्सो कुकुरबिटा में टेंड्रिल्स होते हैं जो स्टेम की मॉडिफिकेशन होते हैं. तो ये है तो स्टेम की मॉडिफिकेशन, बट टेंड्रिल्स जो होते हैं वो सपोर्ट के लिए यूज़ करे जाएंगे. एंड ये थॉर्न जो बना है वो क्या, किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है? फॉर प्रोटेक्शन, फॉर डिफेंस, है ना. तो ये अलग अलग जगह पे जाकर के अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लगे. ऑरिजिन इनका सेम स्टेम से ही था. तो अगेन ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हो गए, एंड ऑल्सो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ये शो करते हैं. होमोलॉगस के साथ साथ आपको डाइवर्जेंट भी याद रखना चाहिए, बिकॉज
ऑप्शन में कैसे आता है 1 and 2, बोथ 1 and 2 कर करके आता है, ठीक है। इनके में एनाटमी सेम होनी चाहिए, राइट। एंड डिफरेंट डायरेक्शंस में वो अडाप्ट करे बिकॉज ऑफ डिफरेंट नीड्स। जैसे कि अब बैट को फ्लाई करना है तो उसको क्या करना पड़ा, अपने जो भी 4 लिम्स थे उनको मॉडिफाई करना पड़ा इनटू विंग्स, राइट। एंड ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की एग्जांपल है हमारे पास, क्लियर। एंड इसके और एग्जांपल क्या हैं, हमारे वर्टिब्रेट हार्ट्स एंड वर्टिब्रेट ब्रेन। तो वर्टिब्रेटा में तो बहुत सारे आ जाते हैं, यही अगेन चीता, व्हेल वगैरह को हम अगर इंक्लूड करें एग्जांपल में, तो ये बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं। इनके जो हार्ट वगैरह हैं, इनके जो हम क्या बोल सकते हैं, हार्ट की बात कर लेते हैं चलो। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट इन सारे में ही प्रेजेंट है, बट अब वो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई हो गए। हमारे में उनकी मॉडिफिकेशन है थोड़ी सी, इनके में थोड़ी मॉडिफिकेशन है, एनाटॉमिकल नहीं मतलब फंक्शंस अलग हैं उनके, राइट। तो ये था हमारा होमोलॉगी। नाउ अब हमें क्या देखना है, एनालॉगी के एग्जांपल्स, ठीक है, जिसमें विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आ जाते हैं। एनालॉगी में क्या होता है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होंगे, बट ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इनका ओरिजिन अब डिफरेंट होगा, जस्ट द रिवर्स ऑफ होमोलॉगस होता है। जैसे कि बटरफ्लाई कहाँ की है, आर्थ्रोपोडा फाइलम की। बर्ड्स बिल्कुल अलग ही है ना। वर्टिब्रेट्स आ गए हम, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये बिल्कुल ओरिजिन इनका अलग है, बट दोनों में ही विंग्स हैं, दोनों का ही फंक्शन एक ही है, दैट इज़ फ्लाई करना। इनके एनाटॉमी भी डिफरेंट होगी, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगी, है ना, बट इनका रोल एक ही है, दैट इज़ फ्लाई में ही हेल्प कर रहे हैं। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। तो पेंगुइन में फ्लिपर्स जो होते हैं वो, ये एक पेंगुइन जो है ये एक बर्ड है, डॉल्फिन मैमल है ना। तो हमारे डॉल्फिन्स में ये दोनों में फ्लिपर होते हैं, बट दे आर मॉडिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना। एंड सेम फंक्शन है, बट इनका दैट इज स्विमिंग में हेल्प करना, राइट। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। आइज ऑफ ऑक्टोपस, आइज ऑफ मैमल्स। मैमल्स कहाँ हैं, कॉर्डेट्स में है। ऑक्टोपस कहाँ है, नॉन कॉर्डेट्स में आता है। बट आइज़ का तो सेम सिमिलर सा फंक्शन है, दैट इज़ देखने में हेल्प करना, बट इनकी आइज़ बिल्कुल अलग सी होती है। एंड हमारी जो आई है उसकी एनाटॉमी अलग होगी, राइट। तो ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के हो जाएंगे हमारे पास एग्जाम्पल्स। आई होप आई एम क्लियर। और थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या, फोर्थ एग्जांपल इनफैक्ट हमारे पास क्या आता है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का, ये स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एक्चुअली रूट की मॉडिफिकेशन होती है, एंड पोटैटो जो होती है वो पोटैटो ट्यूबर स्टेम मॉडिफिकेशन। दोनों अलग अलग ऑरिजिन से हैं, एक रूट की एक स्टेम की, बट दोनों सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ चीज़ों को स्टोर करने का, फूड स्टोरेज करने का फंक्शन है इनका, है ना। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या तो आप AC से याद रख सकते हो, ये एनालॉगी शो कर रहे हैं, एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो साथ साथ कर ही रहे हैं, है ना। इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारे पास पहला था पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा था एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस जिसको अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, एंड जो बाद में वॉन बियर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। थर्ड हमने होमोलॉगी एनालॉगी देखी। अब फोर्थ हमें देखनी है बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर होमोलॉगी हमें देखनी है, दैट इज़ बायोकेमिकल इवोल्यूशन करना है कि अब हम जीन्स वगैरह को भी डिटेक्ट कर करके, उनके नेचर को डिटेक्ट कर करके हम बता सकते हैं कि लोगों में सिमिलैरिटीज़ थी या नहीं थी, राइट। यस, नाउ अगर सिमिलैरिटीज़ है प्रोटीन एंड जीन्स में जो डिफरेंट गिवन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, तो ये एक क्लू है ना कॉमन एंसेस्ट्री का। अगर डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं बट एंजाइम उनके में एक ही है और एक ही पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो इसकी कितनी बड़ी बात होती है कि ये एक कॉमन एंसेस्ट्री को पॉइंट कर रहा है, राइट। दिस बायोकेमिकल सिमिलरिटीज पॉइंट टू द सिमिलरिटीज, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज अमंग द डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। कौन से सिमिलरिटीज, स्ट्रक्चरल, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। सो मैन ने क्या किया है, टाइम के साथ बहुत सारे टाइप के सेलेक्टिवली प्लांट्स एंड एनिमल्स को ब्रेड किया है फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड स्पोर्ट्स एंड सिक्योरिटी। स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ के लिए हमने बहुत सारे एनिमल्स को बनाए, मॉडिफाई करे, बनाया तो नहीं बट मॉडिफाई करे एंड बनाए नए नए एनिमल्स। सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हमने एनिमल्स को ट्रेन करा, उनको अलग अलग कर करके ब्रीड किया सो दैट हमें बेटर वैरायटी मिले। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के लिए हमने बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से प्लांट्स को हमने क्या किया, मॉडिफाई करा। सो हमने इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में इतनी मॉडिफिकेशंस करी है, हमने इतने डोमेस्टिकेशंस करे हैं काउज, बफेलोज, एनिमल्स एंड क्रॉप्स की, और हमने बहुत सारी ब्रीड्स ऑफ डॉग्स को क्रिएट कर रखी हैं जो सेमी ग्रुप के हैं बट अलग अलग ब्रीड्स हमने बना रखी हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में। जब मैन इतनी ब्रीड्स क्रिएट कर सकते हैं तो व्हाट डू यू थिंक,
नेचर नहीं कर सकता। नेचर को तो इनफैक्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स मिले हैं, वो कितनी सारी वैराइटीज़ बना चुका होगा ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे, है ना। तो बहुत सारी नई ब्रीड्स नेचर ने बना रखे हैं खुद भी ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग द इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब हमें दो एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन के अगेन देखने हैं। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एक चेक करना है एंड दूसरा इज़ एडेप्टिव रेडिएशन, है ना। तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म जो था वो एक्चुअली इंग्लैंड में, हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इंग्लैंड में क्या था कि जब 1850 का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, पहले की टाइम की बात है ये। तो कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं थे, बहुत एकदम क्लीन सा अनपोल्यूटेड सा एनवायरनमेंट था। वहाँ पे मॉथ वगैरह थे। मॉथ जो इंसेक्ट्स की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह आप समझ सकते हो, कीड़े मकोड़े तो नहीं बट बटरफ्लाई की तरह छोटा सा ऐसा सा स्ट्रक्चर, विंग्ड स्ट्रक्चर, है ना। मॉथ की जो स्पीशीज़ का नाम था वो बिस्टन था, जीनस इसका बिस्टन था, ठीक है। तो 1850s में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो वहाँ पर वाइट और डार्क विंग्ड ये दो टाइप के मॉथ्स थे। डार्क विंग्ड वाले मेलानिन उनमें ज़्यादा था, इसलिए वो पिगमेंटेड थे थोड़े से, है ना। तो उस टाइम पे बिल्कुल सब कुछ वाइट वाइट हुआ करता था एंड ऑल्सो वो अनपोल्यूटेड एरिया थी, तो वहाँ पे लाइकन्स का ग्रोथ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइकन्स अनपोल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो करते हैं एंड लाइकन्स वाइट होते हैं बिल्कुल, है ना। तो वो वाइट वाइट ट्री ट्रंक्स हुआ करते थे उस टाइम पे एंड वाइट विंग्ड वाले मॉथ्स जो थे वो बिल्कुल भी उसमें हाइड कर जाते थे, कैमोफ्लेज कर जाते थे एंड जो भी प्रेडेटर था वो उन वाइट मॉथ्स को देख नहीं पाता था। बट अपोजिट केस था विद द डार्क विंग्ड मॉथ्स। डार्क विंग्ड वाले कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड के ऊपर, दैट इज़ वाइट के ऊपर डार्क वाले अगर बैठेंगे तो बेचारे तो ईजिली स्पॉट कर लिए जाते थे थ्रू द प्रेडेटर्स एंड दे वर पिक्ड अप, राइट। बट ये कंडीशन चेंज हुई, सबका टाइम आता है, यू नो। तो 1920 में क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हाई लेवल पे चल रही थी तो डार्क विंग्ड वाले मॉथ्स जो थे ना वो ज़्यादा सर्वाइव करे। कैसे कि सारी जगह पे अब वो ब्लैक सूट की डिपोजिशन हो गई थी, फैक्ट्रीज से जो निकलते हैं ये ब्लैक से स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो लाइकन्स भी डिसअपेयर हो गए बिकॉज उनकी कोई थिक ग्रोथ अब नहीं बची, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया था तो उनकी ग्रोथ भी अब नहीं हो रही थी। देयरफॉर जो वाइट विंग्ड मॉथ्स थे वो बेचारे कम हो गए बिकॉज वो प्रेडेटर्स इजीली उनको स्पॉट कर ले रहे थे एंड जो डार्क विंग्ड मॉथ्स थे वो इजीली अब हाइड कर रहे थे, कैमोफ्लेज कर रहे थे, देयरफॉर ये बच जा रहे थे। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है कि कोई भी मॉथ कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं हो रहा था, है ना। या तो कम हो रहे थे या तो ज़्यादा हो रहे थे, बट लिव तो दोनों ही कर रहे थे ना। ये तो नहीं कि एक पूरा ही ख़त्म हो जाता था, एक ही बचता था पूरा का पूरा, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। सो हियर आई हैव टोल्ड कि सब कुछ पॉइंट्स तो मैंने कवर कर लिए हैं एंड ऑल्सो कि मिक्स्ड पॉपुलेशन में अगर हम बात करें तो जो बेटर अडाप्ट कर लेता है, सर्वाइव करता है, उसकी पॉपुलेशन साइज़ बढ़ती है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहले की बात करें तो वाइट विंग्ड मॉथ्स ज़्यादा थे क्योंकि वो नेचुरली सेलेक्ट हो रहे थे, क्योंकि वो पिकअप नहीं हो रहे थे बाई प्रेडेटर्स। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की बात करें तो जो डार्क विंग्ड मॉथ्स थे वो ज़्यादा सेलेक्ट होने लग गए नेचुरली एंड उनकी पॉपुलेशन जो थी वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। नाउ the excess use of herbicides, pesticides has only resulted in selection of resistant varieties in much lesser time scale. DDT का एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो DDT क्या था, एक इंसेक्टिसाइड था जो किल कर रहा था किसको, हमारे मॉस्किटोज़ को किल कर रहा था, राइट। तो हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा टाइम तक हम जब DDT को यूज़ करते रहे तो धीरे धीरे वेरिएंट्स आए। एक वेरिएंट आया, फिर वो सेलेक्ट हो गया, वो DDT से किल नहीं हुआ, तो उसकी पॉपुलेशन क्या हुई, बहुत हाइक पे चली गई एंड अब DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटोज़ आने लग गए, ठीक है। तो उनकी पॉपुलेशन क्यों बढ़ी, क्योंकि नेचर ने उनको सेलेक्ट किया, क्योंकि वो सर्वाइव कर जा रहे थे DDT को, ठीक है। नाउ दिस इज़ ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय द एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक स्केल फॉर मंथ्स ऑफ ईयर्स नॉट इन सेंचुरीज़। तो माइक्रोब्स के लिए हम जैसे कि कोई भी माइक्रोब है उसके लिए हमने एंटीबायोटिक्स बनाई, पैथोजेनिक माइक्रोब है, एंटीबायोटिक्स बनाई, बट थोड़े ही टाइम में हम क्या देखते हैं कि वो रेजिस्टेंट हो गया। रेजिस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल ही इतनी छोटी सी है, लाइफ साइकिल छोटी है, जिसकी वजह से वो फटाफट रेप्लिकेट कर करके म्यूटेट करता जा रहा है एंड नए नए वेरिएंट्स बनाता जा रहा है क्विकली, दैट इज़ ऑलमोस्ट इन मंथ्स या ईयर्स बनाता जा रहा है, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है। जैसे E. coli की बात करें तो सिर्फ 20 मिनट में वो कर रहा है, मतलब वो 2-3 दिन में उसके वेरिएंट्स बन जाकर रेडी हो जाते हैं बनकर, ठीक है। सेंचुरीज़ नहीं लगते उसको, बट और ये
एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से होता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस क्या होते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस वो होते हैं जो हम मैन करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस दैट इज़ हम हर्बिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, हम जाकर करके उन बेचारे मॉथ्स की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे हैं, तो जिसकी वजह से वाइट मॉथ्स बेचारे ज़्यादा मारे जा रहे हैं, है ना। तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से नेचुरल सिलेक्शन है यहाँ पे। एंड ऑल्सो एवोल्यूशन जो होता है वो नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस होता है इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज़म। ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है जिसको आपको याद रखना है, बिकॉज इस पर क्वेश्चन आता है कि एवोल्यूशन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है जो डिपेंड करता है चांस इवेंट्स पे एंड चांस म्यूटेशंस पे। अगर म्यूटेशन ऐसी हो रही, म्यूटेशन से कुछ चीज़ें बुरी भी बनती हैं जिसकी वजह से लोग मरते हैं, प्लस कुछ बेनिफिशियल भी म्यूटेशंस होती हैं। तो इसीलिए एवोल्यूशन जो है वो एक जस्ट चांस फैक्टर है बिल्कुल, एंड एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, ना कुछ डिटर्मिनेंट्स है इसमें, कुछ इसी डायरेक्शन में जाएगा ये हमेशा, है ना, कुछ भी हो सकता है। म्यूटेशन पे डिपेंड करता है, नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंड करता है ना। व्हाट इज़ एडेप्टिव रेडिएशन? अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडेप्टिव रेडिएशन पहले तो शो कौन करता है? डार्विन की फिंचेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। एडेप्टिव रेडिएशन में होता क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो एक जगह से दूसरे हैबिटेट्स में बिल्कुल स्प्रेड कर जाएगा, रेडिएट कर जाएगा, ठीक है, लिटरली स्प्रेड आउट कर जाएगा दूसरे जियोग्राफी में, रिस्ट्रिक्टेड मतलब एक आइसोलेटेड सी एरिया में ही, विद इन एन आइसोलेटेड एरिया। जैसे कि डार्विन जब गए थे गैलापागोस आइलैंड पे अपनी HMS बीगल लेकर के, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे बिकॉज वहाँ इतनी वेराइटीज़ उन्होंने देखी थी एक स्मॉल बर्ड, ब्लैक बर्ड की जिसको डार्विन फिंचेस का नाम दे दिया गया था बाद में। वो अमेज्ड हो गए थे इतनी वैराइटीज़ ऑफ दिस ब्लैक बर्ड्स देख करके। तो उन्होंने जब इनकी हिस्ट्री के बारे में देखा तो उनको क्या पता चला कि ओरिजिनल जो एक्चुअली में पहले एक ही बर्ड थी जो सीड ईटिंग हैबिट वाली थी, ठीक है, वो सीड्स खाया करती थी। बर्ड्स यूजली ईट द सीड्स, है ना, तो सीड खाया करती थी। बट हुआ क्या कि वहाँ से वो आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड में ही उस बर्ड से डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स बनी जो अलग अलग टाइप की उनकी बीक्स हो गई उनकी, है ना। कुछ क्या हो गए, वेजिटेरियन हो गए, कुछ मतलब पत्ते खाने लग गए थे, फ्रूट्स वगैरह खाने लग गए, एंड कुछ जो थे वो इंसेक्टिवर्स बन गए, दैट इज इंसेक्ट्स खाने लग गए। उनकी बीक्स में मॉडिफिकेशन आ गई थी बेसिकली, है ना। एंड इसको हम एलोपैट्रिक स्पीशीएशन कहते हैं बिकॉज ये रेस्ट्रिक्टेड आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में हो रहा होता है, जैसे कि गैलापागोस आइलैंड पे हो रहा है सारा कुछ काम, है ना, उससे बाहर नहीं गए। इसको हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, जहाँ पे एक चीज़ से लिटरली बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और वो स्प्रेड आउट कर जाती हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में ऑफ द सेम आइसोलेटेड रीजन। सेम हमारे पास ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आते हैं। इन मार्सुपियल्स के साथ क्या हुआ, मार्सुपियल्स मतलब वही पाउच्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कैंगरू वगैरह बेस्ट एग्जांपल है ना, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं ये। तो हुआ क्या, ये सारे के सारे मार्सुपियल्स जो हैं वो इवॉल्व करे हैं फ्रॉम द एंसेस्ट्रल स्टॉक। एक स्टॉक था जिससे वो इवॉल्व करते हैं बहुत सारे टाइप्स में। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मार्सुपियल रहा होगा ऑस्ट्रेलिया में जिसकी वजह से टस्मेनियन वॉल्व, टाइगर कैट, देन बैंडेड एंटीटर आया, एंड मार्सुपियल रैट आया, देन कैंगरू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर। ये 10 डिफरेंट वैराइटीज़ के हमारे पास एडेप्टिव रेडिएशन शो करने वाले मार्सुपियल्स मिले, ठीक है। जब मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन हो जाती है इन अ पर्टिकुलर रीजन, जियोग्राफिकल रीजन, तो उससे क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाता है। डिफरेंट हैबिटेट्स में हमारे पास एडेप्टिव रेडिएशन हो रही, तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में रिजल्ट कर जाता है। जैसे कि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स क्या करे, शो करे एडेप्टिव रेडिएशन, एक से ये बहुत सारे बने। एंड साइमल्टेनियसली वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि प्लेसेंटल मैमल्स जो थे वो भी एडेप्टिव रेडिएशन शो किए, एक से ये बहुत सारे टाइप की चीज़ें बनी। बट ये दोनों डिफरेंट एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल्स हैं जो एक ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हो रही। तो ये आपस में एग्जांपल बन जाते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। मतलब बहुत सारी अलग अलग, ये प्लेसेंटल है, ये मार्सुपियल है, कहाँ ये कहाँ वो, है ना, आपस में मिलकर के, बट ये सिमिलर से हो गया, ये मोल हो गया, ये मार्सुपियल मोल हो गया। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपस में शो करा है इन्होंने, ठीक है। एंड दिस टेबल इज़ माइंड में गाइज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़, बिकॉज इससे ही लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था नीट में। आपको याद इसमें कैसे करना है, लेट मी टेल यू। मार्सुपियल मोल्स ये होते हैं, डायग्राम के थ्रू भी माइट भी इस साल क्वेश्चन आ जाए। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पास ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में कौन कौन आते हैं। मार्सुपियल मोल आता है, नम्बैट दैट इज़ एंटीटर आता है, बैंडेड एंटीटर जिसको कहते हैं बैंडिकूट दैट इज़ मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फेलेंजर, टस्मेनियन टाइगर कैट, टस्मेनियन वॉल्व, ये आते हैं। अगर प्लेसेंटल होगा तो ये सारे लिस्ट रहेगी। और या तो वो पूछ सकते हैं कि कौन कौन से आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं।
मोल के साथ कौन शो कर रहा है, तो आपको मार्सुपियल मोल याद होना चाहिए। एंटीटर के साथ नम्बैट शो कर रहा है, माउस के साथ मार्सुपियल माउस, लीमर के साथ कस्कस शो कर रहा है, फ्लाइंग फेलेंजर के साथ हमारे पास फ्लाइंग फेलेंजर शो कर रहा है जिसको हम शुगर ग्लाइडर कहते हैं। बॉब कैट के साथ टाइगर कैट शो कर रही है, टस्मेनियन टाइगर कैट। देन वुल्फ के साथ टस्मेनियन वुल्फ शो कर रहा है क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर गाइस, ये एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल, ये एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल, और दोनों आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल। ओके, एंड ये आपको याद रखना है पूरा चार्ट एज इट इज़। और ऑल्सो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन जो होती है वो पॉपुलेशन होती है, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल्स होते हैं, क्योंकि नेचर तो इंडिविजुअल्स को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करता है ना, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। Now, placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appear to be similar to the corresponding marsupial। ये देखो ये सिमिलर है ना, मोल और हमारे पास मार्सुपियल मोल्स, जैसे प्लेसेंटल वुल्फ एंड टस्मेनियन वुल्फ। जो मार्सुपियल है दोनों आपस में सिमिलर अपीयर करते हैं, बट दोनों अलग अलग तरीके से एडेप्टिव रेडिएशन शो करे हैं, एंड नाउ फाइनली वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल बन चुके हैं। नाउ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, पहले क्या हुआ था, केमिकल इवोल्यूशन जिससे लाइफ आ गई थी अर्थ पे फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, बट नाउ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ओजोन लेयर बन चुकी है, यूवी रेडिएशंस अब नहीं आ रही ना, अब कोई मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी रेडिएशन, एंड हाई टेम्परेचर भी कम हो गया है ना, तो कोई ऐसी केमिकल इवोल्यूशन के लिए हमारे पास सिचुएशंस नहीं अवेलेबल है, देयरफॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन अब शुरू हो चुका है। तो evolution by natural selection in the true sense had started when cellular forms of the life with differences in the metabolic capabilities originated। तो evolution तब से शुरू हो चुका है जब से ही different kind of organisms अर्थ पे एग्जिस्ट करना शुरू करें। डार्विनिज्म थियोरी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, जो ये बताता है कि रेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन कितनी है। अगर वो बहुत छोटी सी लाइफ स्पैन का है तो फास्टली वो रिप्रोड्यूस करेगा, एंड उसमें म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा नेचुरली सेलेक्ट होने के चांसेस हैं, ज़्यादा नई वैराइटीज़ बनने के चांसेस है ना। तो डेफिनेटली जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स है वो डिपेंड करता है लाइफ साइकिल्स या तो लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे। माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन आवर्स, है ना, आवर्स में ही वो बहुत सारे बन सकते हैं। और कॉलोनी ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन अ गिवन मीडियम हैज़ बिल्ट इन वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कॉम्पोनेंट, है, मतलब कि वो एक कंपोनेंट को यूटिलाइज़ करने की बिल्ट इन एबिलिटी रखता है, मतलब बहुत फास्ट यूटिलाइज़ करता है उसको। एंड अ चेंज इन द मीडियम कॉम्पोजिशन वुड ब्रिंग अबाउट ओनली द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशंस। अगर हमने मान लो उनके मीडियम में कोई भी एंटीबायोटिक डाल दी जिसकी वजह से कुछ मर गए, तो कुछ तो सर्वाइव करेंगे बिकॉज उनमें म्यूटेशन हो चुकी होगी, राइट। In the due course of time, this variant population outgrows the others and appears as a new species। अब क्या होगा, वो नई जो भी वैरायटी है वो फटाफट से रिप्रोड्यूस करेगी, एंड जो पुराने हैं उनको वो रिमूव एंड आउटग्रो कर देती है। एंड ये विदिन फ्यू डेज़ हो सकता है, राइट, विदिन फ्यू डेज़ हो सकता है। बट जब फिश और फाउल की बात करें जिनकी लाइफ साइकिल ही कहाँ पे है, ईयर्स में है, तो इनके में ये इवोल्यूशन और चेंज लाने में, ये वेरिएशन बनाने में एंड कम्प्लीटली न्यू स्पीसीज फॉर्म करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकता है, बिकॉज इनकी लाइफ साइकिल ही इनटू ईयर्स है। उनकी लाइफ साइकिल तो विदिन मिनट्स हो सकती है, सेकंड तो नहीं होगा, वैसे मिनट्स होगा, तो वो जा कर के कहीं 1 day 2 day में पूरी नई स्पीशीज़ बना सकते हैं। क्लियर? और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बी की फ़िटनेस बेटर थी ए की फ़िटनेस से, दैट इज़ जो वेरिएंट है उसकी फ़िटनेस ज़्यादा है बिकॉज वो उस सिचुएशन में सर्वाइव कर पा रहा है। सो नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस विच इज़ बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेबल, दैट इज़ वो जेनेटिक बेसिस तो होना चाहिए ना। अगर वो मतलब वो वैरायटी अच्छी है तो वो रिप्रोड्यूस करनी चाहिए वो, और अपने प्रोजेनिस में पास करनी चाहिए, तभी तो वो सेलेक्ट होगी नेचर के थ्रू, बहुत सारी फिर उनकी पॉपुलेशन बनेंगी एंड फाइनली न्यू स्पीसीज़ बन जाती है। Some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment। Adaptive ability is inherited। Adaptation जो हो रही है उनके में वो inheritable होनी चाहिए, that is pass on करनी चाहिए from one generation to another, और उसका genetic basis होना चाहिए। Fitness is the end result of the ability to get adapt and selected by the nature। So fitness जो होती है वो end result है। आप अगर naturally select हो रहे हो which means कि you are reproductively fit, right। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये 2 की कंसेप्ट्स थे डार्विन के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन कि ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन ये दोनों जान थे किसके, डार्विन की थ्योरी के, ठीक है। अब डार्विन से पहले एक पागल सा इंसान आया था जिसका नाम था लेमार्क,
ठीक है, बट ये पागल नहीं हो सकता हमारे लिए, बिकॉज ये नीट में हमें 4 मार्क्स दिला सकता है या -5 भी करवा सकता है, ठीक है। तो लेमार्क ने क्या कहा था, इन्होंने थियोरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ दी थी, या जिसको हम थियोरी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स भी कहते हैं। इन्होंने क्या बताने की कोशिश करी थी, दिमाग लगाया था इन्होंने कि जिराफ जो होते हैं उनकी नेक क्यों लंबी हुई। ही वॉज ट्राइंग टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसके लिए इन्होंने ये बताया कि जिराफ को क्या करना था, बड़े बड़े पत्ते खाने थे, तो उसकी वजह से वो अपने नेक को क्या करता था, इलोंगेट करता था। एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये क्या हुआ, कैरेक्टर एक्वायर हो गया, एंड फाइनली उनकी नेक जो थी वो लॉन्ग होने लग गई, राइट। बट नोबडी बिलीव्स, एनसीईआरटी ने भी यही लिखा है कि कोई बिलीव नहीं करता, एंड डेफिनेटली ये होता भी नहीं। एक्चुअली इसको डिस्प्रूव किसने किया था, विजमैन आए थे। विजमैन एक साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने थियोरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया था। उन्होंने ये बताया था कि कोई चेंज जिराफ की उसमें जर्म सेल्स में आया होगा जो रिप्रोड्यूस करने में थोड़ा रोल है उसका, ना कि कोई सोमैटिक सेल, किसी भी बॉडी के सेल से नहीं, जो उसके जर्म सेल्स हैं जहाँ से गेमीट्स बनते हैं वहाँ पे कोई पर्टिकुलर चेंज आया होगा, जिसकी वजह से फाइनली जिराफ की नेक जो थी वो टॉल होने लग गई, है ना। ये जर्म प्लाज्म की थ्योरी विजमैन ने दी थी। बट कुछ पॉइंट भी है जो सपोर्ट करता है लेमार्क को, दैट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हमारे में वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या हैं, कोई काम के नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डीजेनरेट हो रहा है। जैसे कि टेल हमारी कॉकिक्स, दैट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। आई के ऊपर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, वो फिशेस के लिए ज़रूरी होती है, पानी जाने से प्रिवेंट करता है इसमें, वो हमारे को ज़रूरी नहीं है, बट है अभी वो रेडिश स्ट्रक्चर आइज़ के कॉर्नर में होता है हमारे पास, है ना। सो दीज आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं, दैट इज़ दे आर डिसयूज्ड ऑर्गन्स जिनको हम धीरे धीरे डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। इवोल्यूशन की बात करें फॉर स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड देख करके, तो इवोल्यूशन एक प्रोसेस रहा है, एंड इवोल्यूशन एक ऑल्सो एक रिज़ल्ट रहा है ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन होने की वजह से इवोल्यूशन हुआ है चीज़ों का, तो ये एंड रिज़ल्ट भी हो सकता है हमारे नेचुरल सिलेक्शन का, राइट। एक्चुअली में हम अभी भी क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन जो था वो नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक प्रोसेस है या रिज़ल्ट ऑफ अ प्रोसेस है, अननोन प्रोसेस, राइट। सो डार्विन को और डार्विन और वेलेस को किसी ने इंस्पायर किया था, वो थे थॉमस मैल्थस। उन्होंने पॉपुलेशंस के बारे में एक ऐसे लिखा था जिसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, इन्फ्लुएंस किया था डार्विन को। उन्होंने ये कहा था बेसिकली कि नेचुरल सिलेक्शन ऑब्जर्व होता है पॉपुलेशन में, ये तो ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, तो पॉपुलेशन इनिशियली क्या करती है, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती है, उसके बाद लिमिटेड हो जाती है रिसोर्सेज, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन भी स्टेबलाइज हो जाती है, एक्सेप्ट फॉर द सीजनल फ्लक्चुएशंस। जैसे कि एक टाइम आता है जब फ्रॉग्स बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं बारिश के सीजन में, तो सीजनल फ्लक्चुएशन है, वहाँ पे जे शेप्ड कर्व मिलता है, दैट इज़ वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो फास्ट ग्रोथ, देन रिसोर्सेज लिमिटेड, तो वो स्टेबलाइजिंग हो जाती है, एस शेप्ड सिग्मॉइड कर्व। ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ हमें देखने को मिलता है नॉर्मल सिचुएशंस में, है ना, सीजनल फ्लक्चुएशंस को छोड़ करके। एंड ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज टू इंडिविजुअल्स कभी अलाइक नहीं होते, इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, बिकॉज उनके में वेरिएशंस इनहेरिटेड है। सो थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज जो होती है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, रिप्रोड्यूस मैक्सिमली करने की कोशिश करेगी, जैसे कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। एंड द पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी इज़ लिमिटेड, जिसका मतलब है कॉम्पिटिशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, उसकी वजह से लिमिटेड है ये पॉपुलेशन। ओनली सम सर्वाइव एंड द अदर्स जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। नोवेलिटी एंड द ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन इज़ दैट, जो वेरिएशंस इन्होंने कही थी ये बोले थी कि हेरिटेबल होती हैं, एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बेटर करते हैं कुछ के लिए, एंड कुछ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा। कुछ के लिए बेटर मतलब जो फिट होते हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे रिसोर्स को, जो अनफिट होते हैं वो बिल्कुल नहीं यूज़ कर पाते। एंड द सर्वाइवर्स विल लीव मोर प्रोजेनी एंड देयर विल बी अ चेंज इन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड हेंस न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अराइज। ये इवोल्यूशन ही धीरे धीरे कॉज करता है क्या, स्पीसीएशन, दैट इज़ नई स्पीसीज़ की फॉर्मेशन ट्रिगर होता है थ्रू इवोल्यूशन इटसेल्फ, राइट। नाउ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन होता कैसे है, लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक। तो डार्विन ने क्या बताया था कि जो भी चेंजेस होते हैं, जो इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं, ये कहा था उन्होंने, एंड डायरेक्शनल होते हैं, दैट इज़ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हो रहे होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं था। ह्यूगो डी वेरीज एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, इवनिंग प्राइमरोज पे वो काम कर रहे थे और उन्होंने ये देखा कि ये अचानक से इसमें म्यूटेशन आ गई,
इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो एक लार्ज डिफरेंस अराइज हुआ, बिल्कुल सडन सा चेंज हुआ जो डायरेक्शन लेस था, कहीं से भी हो सकता है ये म्यूटेशन, है ना। इन्होंने म्यूटेशनल थियोरी दी थी अपनी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ये चेंजेस जो होते हैं वो माइनर नहीं होते, छोटे नहीं होते, दिस आर द लार्ज सिंगल स्टेप चेंजेस जो होते हैं इन अ पॉपुलेशन, एंड ये बिल्कुल रैंडम होंगे, डायरेक्शन लेस होंगे, कहाँ से होंगे आप बिल्कुल गेस नहीं कर सकते। इज़ इट क्लियर? एंड ये सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशंस को हम क्या कहते हैं? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस को साल्टेशन कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूगो डी व्रीज का कंसेप्ट यहाँ पे अब हम आगे देखने वाले हैं कि क्या। इवनिंग प्रिमरोज का साइंटिफिक नेम ओइनोथोरा लिमार्कियाना होता है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। अब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या हमें इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हमें बताता है कि किसी भी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रही है या नहीं। अगर पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रही है तो ये विनबर्ग प्रिंसिपल एक इक्विलिब्रियम की बात करता है, दैट इज़ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगर वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो इवोल्यूशन होगी, एंड अगर वो बैलेंस्ड रहा तो इवोल्यूशन नहीं होगी। एंड वी नो कि इवोल्यूशन होती ही है हमेशा, है ना। तो कोई ऐसा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जैसा कंसेप्ट एक्चुअली में रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट इन्होंने एक अपना इक्वेशन दे दिया एंड ये बहुत महान बन गए, राइट। देखते हैं इनकी मान्यता किस चीज़ में थी अब। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील्स ऑफ जीन और लोकस के बारे में इन्होंने बात करी थी। तो फ्रिक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन कांस्टेंट एंड सेम थ्रू आउट द जनरेशन। इन्होंने क्या कहा था कि नए ऑर्गेनिजम्स के आने की फ्रिक्वेंसी हमेशा सेम होगी, और अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में P+Q का होल स्क्वायर करके इन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी अपनी। तो अलीलिक फ्रिक्वेंसी पॉपुलेशन में हमेशा स्टेबल एंड कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल दैट इज़ द टोटल जीन्स अलॉन्ग विद द अलील्स, उसको हम जीन पूल कहते हैं। पूरा पूल मतलब कि जितने भी जीन्स हो सकते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होगा, एंड इसको हम कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। दैट इज़ द सम टोटल ऑफ अलीलिक फ्रिक्वेंसी हमेशा 1 होती है। एंड सपोज हमने हेट्रोजाइगस अलील्स को P से रिप्रेजेंट करा है एंड होमोजाइगस को Q से, डोमिनेंट को P से एंड रिसेसिव को Q से। तो होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए P² हो जाएगा एंड होमोजाइगस रिसेसिव के लिए Q² हो जाएगा। बट अगर हेट्रोजाइगस की बात करें तो 2PQ हो जाएगा, PQ नहीं, याद रखना है ना। P+Q ए बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाता है जिसमें P² + Q² + 2PQ आ जाता है, फाइनली इक्वल्स टू 1। एंड ये हमेशा रेशियो फिक्स्ड होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन आपको कैसे आता है कि P का आपको रेशियो दे देंगे, दैट इज़ 0.6 दे दिया तो 0.4 हमारा ऑटोमेटिकली Q हो जाएगा। एंड हेट्रोजाइगस का आपको फ्रिक्वेंसी पूछ सकते हैं तो 2 × P × Q करना है आपको, दैट्स इट, राइट। ये P+Q हमेशा इक्वल्स टू 1 होगा, इसीलिए क्वेश्चन में अगर P दिया है तो आप Q निकाल सकते हो 1 से, उसको सब्ट्रैक्ट करके, राइट। अगर ये विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, दैट इज़ उनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ अलील्स में कोई भी चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास इवोल्यूशन हो रहा है, राइट। समझ रहे हो अभी आप कि मैं क्यों बोली कि हमेशा इवोल्यूशन हो रहा है, कि विनबर्ग इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करता कभी, क्योंकि इवोल्यूशन ही खुद इटसेल्फ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट गाइज। तो एक्चुअली 5 फैक्टर्स होते हैं जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, दैट इज़ 5 फैक्टर्स ही नेचुरली ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये विनबर्ग इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट भी नहीं करता नेचर में कभी, है ना। तो पहला हमारे पास क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। दैट इज़ जब क्रॉसिंग ओवर होती है गैमीट सेल की फॉर्मेशन में, उस टाइम पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल चेंजेस आते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड नेचुरल सिलेक्शन की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, एंड जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो की वजह से भी हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आ सकते हैं इक्विलिब्रियम में, एंड ऑल्सो जेनेटिक ड्रिफ्ट। हम देखेंगे ये सारे 1 by 1 जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो होता क्या है, ठीक है। सो अगर जीन फ्लो हुआ, मान लो ये पॉपुलेशन थी, ये दूसरी पॉपुलेशन थी ए से एक ऑर्गेनिज्म उठकर दूसरे में गया, तो ए में भी पॉपुलेशन में चेंज आया, दैट इज़ एक इंडिविजुअल कम हुआ, बी वाले में इंडिविजुअल एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पॉपुलेशन दोनों साइड से बदली, है ना। एक में लॉस हुआ, एक में गेन हुआ। लॉस हुआ वो ओल्ड पॉपुलेशन से, गेन हुआ न्यू पॉपुलेशन में। तो ये जीन फ्लो कहते हैं इसको हम। एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनिज्म गया, मतलब उसके साथ जीन्स भी तो फ्लो करे, जीन्स की भी माइग्रेशन हुई। अगर ये मल्टीपल टाइम्स हो जाता है जीन फ्लो, तो इसको हम क्या कह देते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जीन फ्लो मतलब एक बार 2 बार, ठीक है, बार बार हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, एंड ये ऑलवेज बाई चांस होगा एंड स्मॉल पॉपुलेशन में होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एंड इसको हम और क्या कहते हैं, सेवाल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। यू कैन मेंशन दिस, एनसीईआरटी में तो नहीं है बट सेवाल राइट इफेक्ट कहते हैं, जिसमें छोटी सी पॉपुलेशन में जीन फ्लो बार बार हो रहा होता है, एंड ये चांस फैक्टर होता है जिसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। क्लियर गाइज।
एंड ऑल्सो वो अब धीरे धीरे नई पॉपुलेशन बन सकती है, नई स्पीशीज़ बन सकती है जो आपस में इंटरब्रीड वापस से अगर वो गया अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन में तो इंटरब्रीड नहीं भी कर सकता है, मतलब नई स्पीशीज़ बन चुकी है। इसको हम कहते हैं फाउंडर इफ़ेक्ट, बिकॉज नई ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो थी वो नई जगह जा करके रिप्रोड्यूस कर करके अपना एक नया ही स्पीशीज़ क्रिएट कर लिया है, वो फाउंडर बन चुकी है एक नई स्पीशीज़ की अब, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फाउंडर इफ़ेक्ट। एंड ये भी स्मॉल पॉपुलेशन में ही ऑब्जर्व किया जाता है। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम हमेशा लार्ज पॉपुलेशन में ऑब्जर्व किया जाता है जिसमें रैंडम मेटिंग हो रही होती है। अगर रैंडम मेटिंग नहीं हो रही तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे एक बॉटल नेक इफेक्ट आता है जिसमें अगर एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, डिवास्टेशन हो गया, पॉपुलेशन आधी हो गई, फिर उसके बाद वो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड करें एंड देन फाइनली एक नई स्पीशीज़ बन गई, उसको हम कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। Now the microbial experiments show that pre-existing advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotypes। अगर advantageous mutation हो रही है तो definitely phenotype नया बनेगा उनके पास, है ना। Over few generations this would result in speciation। अगर बार बार नए phenotypes आते जा रहे हैं तो वो मिल करके एक नई species बना देते हैं। Natural selection is a process in which inheritable variations इनेबलिंग द बेटर सर्वाइवल आर इनेबल्ड, है ना। बेटर सर्वाइवल जो करेंगे वो सेलेक्ट होते जाते हैं। नेचुरल सेलेक्शन मेक्स इट लुक्स लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। नेचुरल सेलेक्शन कैन लीड टू द स्टेबिलाइजेशन, जिसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम सेलेक्ट करते जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप हमने प्लॉट करा है एंड दिस इज़ द फिनोटाइपिक कैरेक्टर। मान लो ये हाइट के बारे में, तो अगर नेचर ने सेलेक्ट किया कि मीडियम साइज ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होंगे तो हमारे पास स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन हो जाता है जिसमें पीक थोड़ी बढ़ जाती है। अगर नेचर ने सेलेक्ट किया होता कि दोनों ही आधे बौने होंगे आधे लंबे होंगे तो वो डिस्ट्रप्टिव बन जाता है, जहाँ पे दोनों एंड वैल्यूज़ को, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया नेचर ने। या तो एक डायरेक्शनल भी हो सकता है, अगर नेचर ने सेलेक्ट किया होता कि बस छोटे ही ऑर्गेनिजम्स रहेंगे सारे, कहीं पे सेलेक्ट किया होता कि बस बड़े ही ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, तो ये डायरेक्शनल शिफ्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास पीक्स आ जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कर्व्स फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अब एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। स्टेबिलाइजिंग में क्या हो सकता है, जैसे कि एक बेबी है, ठीक है। बेबी बर्थ के टाइम पर उसका वेट नॉर्मली 2 to 2.5 kg होता है, दिस इज़ नॉर्मल सिचुएशन। तो नेचर भी सेलेक्ट उन्हीं को करता है। अगर मान लो ओवरवेट किड हो गया, दैट इज़ 5 years 6 years का, 6 kg 5 kg का, तो वो डाई कर जाता है। और बहुत कम भी वेट है, अंडर वेट है, तो वो भी मर जाता है। तो नेचर यहाँ पे एक एवरेज मीन वैल्यू को सेलेक्ट कर रही होती है, ठीक है। नाउ डायरेक्शनल, अगर आपने मान लो काउज लिए, ठीक है, और उनमें ऐसे मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले कुछ तो कर दिए जिसकी वजह से वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने लग गए, तो आपने ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट किया। सो एक डायरेक्शनल इफेक्ट है ना। इंडस्ट्रियल मिलानिज्म, जहाँ पे या तो वाइट वाले सपोर्ट हो रहे थे या तो डार्क विंग वाले सपोर्ट हो रहे थे, तो यहाँ पर भी डायरेक्शनल है ना। दोनों पीक्स अगर सपोर्ट हो रही हैं तो यहाँ पर किसका एग्जांपल आ जाता है हमारे पास, एक मॉलस्क होता है या आर्थ्रोपोड जिसको आप कह सकते हो, कि वो डार्क एरियाज़ में रॉक्स में रहता है ना। तो वो वहाँ पे अपने शेल्स बिल्कुल नहीं उसके ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाता है। एंड कुछ होते हैं जिनको पानी में या लैंड पे रहना है, तो उनके ऊपर शेल्ड बॉडी होती है, थोड़े वाइट से होता है ताकि वो सैंड में बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो वो दोनों एक्सट्रीम्स को नेचर ने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे 2 डिस्टरप्टिव पिक्स बने हैं, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल उसका। नाउ अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन हुआ कैसे था ये तो हमने देख ही लिया, एविडेंसेस भी देख लिए। तो मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स जो था वो 20 बिलियन ईयर्स अगो आया था। अर्थ हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आई थी। 4 बिलियन ईयर्स अगो वहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था। देन 3 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास क्या आए थे, नॉन सेलुलर फॉर्म्स आए थे। देन 2 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स आते हैं, जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, ठीक है। नॉन सेलुलर फॉर्म्स 3 बिलियन ईयर्स अगो में कौन कौन थे, RNA थे, प्रोटीन्स थे, पॉलीसैकेराइड्स थे, ठीक है। तो एक्चुअली अर्थ पे पहली बार कौन आए थे, प्लांट्स नहीं, एनिमल्स आए थे, वो भी हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स आए थे। लैंड पे पहले कौन आया था, प्लांट आया था। ये इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। पहले अर्थ पे हेटेरोट्रॉफ्स आए थे, देन फाइनली हेटेरोट्रॉफ्स से हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स आए थे एनऑक्सीजेनिक, देन फाइनली ऑक्सीजेनिक आए थे, दैट इज साइनोबैक्टीरिया वगैरह। क्लियर। अब ये भी आपको याद रखना है, विच आई विल टेल थोड़े टाइम बाद। इन दोनों को एक साथ ही बता दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं।
यस, तो हमारे पास जो कीमो हेटरोट्रॉफ्स थे उनसे कीमो ऑटोट्रॉफ आए थे, देन फाइनली फोटो ऑटोट्रॉफ्स आ गए थे जो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे थे, ठीक है। तो एक्चुअली 500 मिलियन ईयर्स अगो हुआ क्या, इन्वर्टिब्रेट्स तो बहुत ही ज़्यादा लेट आए थे, दैट इज़ 500 मिलियन ईयर्स अगो जस्ट, एंड वो इन्वर्टिब्रेट्स बने, देन एक्टिव भी थे उसी पीरियड में। ना जॉलेस फिशेस भी आई थी जो 350 मिलियन ईयर्स अगो ही आए थे, एंड प्लांट्स एंड सीवीड्स आए थे 320 मिलियन ईयर्स अगो। बस ये डाटा आपको याद रखना है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो लैंड को इन्वेड कर रहे थे वो प्लांट्स थे, एंड फिशेज विदाउट स्नाउट सॉरी यहाँ पे अगर आपको पेपर में आ जाएगा विदाउट तो वो गलत हो जाएगा। फिशेज विद स्नाउट जो हुआ करते थे, स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, वो एक्चुअली लैंड पे भी मूव कर सकते थे। तो फिशेज से ही एम्फीबियंस बने थे, एंड हम इन फिशेज को सीलोकैंथ कहते हैं, जो 350 मिलियन ईयर्स अगो आए थे। और इनको हमने क्या सोचा था कि ये अब क्या कर चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बट रिसेंटली 1938 में साउथ अफ्रीका में एक फ़िश कॉट हुई जो सीलोकैंथ थी, जो सिमिलर थी हमारे लोब फिन्स के, इनको लोब फिन्स कहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट एम्फीबियंस में इवॉल्व हुए, फिशेस से एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन एव्स, देन मैमल्स, ठीक है। तो फिश से एम्फीबियन बना था, तो वो फिश कौन सा था, सीलोकैंथ था, लोब फिन्स होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। जो बोथ लैंड और वाटर में रह सकते हैं उनमें इवॉल्व हुआ, दैट इज एम्फीबियंस में। इनके कोई स्पेसिमेंस तो हमारे पास नहीं है, बट दिस आर द एंसेस्टर्स ऑफ आवर मॉडर्न डे फ्रॉग्स वगैरह, बिकॉज दे आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस देन फाइनली इवॉल्व करें इनटू रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स थे इनके में थोड़े मॉडिफिकेशंस थे जिसकी वजह से ये बेटर अडॉप्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि एम्फीबियंस जो थे उनके एग शेल्स ना बहुत ही ज़्यादा हल्के से थे, सॉफ्ट से थे, बट अब थिक एग शेल्स वाले एग ले होने लग गए रेप्टाइल्स के। जैसे आप क्रोकोडाइल, स्नेक, इनके देखो तो बहुत ज़्यादा हार्ड से एग के शेल्स होते हैं ना, दे डू नॉट ड्राई अप इन द सन लाइक दैट ऑफ द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस पानी में देते थे एग्स अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, राइट। बट एम्फीबियंस के आराम से वो सैंड में ला करके बरी कर देंगे, देन छुपा देंगे, ऐसे आपने डिस्कवरी में देखा होगा। तो उनके ईजिली सर्वाइव कर पाते थे रेप्टाइल्स के। एंड वी सी देयर मॉडर्न डिसेंडेंट्स, जैसे कि रेप्टाइल्स के कुछ डिसेंडेंट्स हैं, जैसे कि हमारे टर्टल्स, टॉर्टोइजेस, क्रोकोडाइल्स, ये मॉडर्न हमारे रेप्टाइल्स है, ठीक है। बिकॉज पहले रेप्टाइल्स तो ऐसे वाले थे, अर्ली रेप्टाइल्स, जिनसे सिनेप्सिस एंड सोरोप्सिस आए थे। अब इससे आप कैसे याद रखोगे कि ऊपर इवोल्यूशन में क्या क्या आया, किससे आया। तो आपको साइनेप्सिस से बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि मैमल सिनेप्सिस से आए थे, बाकी सारे रेप्टाइल्स सोरोप्सिस से आए थे, ठीक है। सिनेप्सिस से पहले पिलाइकोसोरस आया था, देन थेराप्सिस आए थे, एंड देन मैमल्स आए थे। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि साइना की पहली थेरेपी से मैमल्स आ गए। तो सिनेप्सिस से पिलाइकोसोरस, देन थेराप्सिस, देन मैमल्स, जिसमें से सब कुछ एक्सटिंक्ट है, जस्ट मैमल्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड देन सोरोप्सिस से क्या आए थे, थिकोडॉन्स से ही क्रोकोडाइल्स, डायनासोर्स, एंड देन बर्ड्स। डायनासोर्स के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हमारे बर्ड्स है ना। Now 200 million years ago reptiles of different shapes and साइजेस डोमिनेट कर रहे थे अर्थ को 200 मिलियन ईयर्स अगो, है ना। उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, जुरासिक पीरियड कहते हैं। जायंट फर्न्स, अब मतलब रेप्टाइल्स वगैरह के बाद अब हम प्लांट्स की बात करते हैं। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जायंट फर्न्स जैसे कि टेरिडोफाइट्स वर आल्सो प्रेजेंट, बट दे फेल डाउन टू फॉर्म द कोल डिपॉजिट स्लोली। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स अब क्या कर रहे थे, वो 200 मिलियन ईयर्स अगो वो जाकर के फिश लाइक रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इच्थियोसॉरस जिसको हम कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ रेप्टाइल्स वापस से पानी में चले गए। पहले तो पानी में से बाहर आकर के एम्फीबियंस से फाइनली बाहर आकर के रेप्टाइल्स बने थे। फिर से ये बेवकूफ़ रेप्टाइल्स वापस से पानी में जाकर के इच्थियोसॉरस को बना देते हैं। एंड ये इच्थियोसॉरस क्या होता है, फिश लाइक रेप्टाइल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देन लैंड रेप्टाइल्स जो थे उसमें डायनासोर्स सबसे बिगेस्ट थे, जिसमें से टिरानोसोरस रेक्स तो 20 फीट इन हाइट था। एंड एक्सटिंक्ट कब हो गए, 65 मिलियन ईयर्स अगो, राइट, अपीयर हो गए। एंड इसके लिए लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से क्या पता वो मरे, क्या पता कुछ थ्योरी है कि वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए टोटली, एंड ट्रुथ कुछ भी हो सकता है, राइट। स्मॉल साइज़ के उस टाइम के जो रेप्टाइल्स थे वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इज़ इट क्लियर? अभी हम टेबल देखते हैं, इसमें क्या है। क्लोरोफाइटा मतलब हमारे ग्रीन एल्गा, सबसे पहले तो वही आए होंगे। ट्रैकियोफाइट्स मतलब अब हमारे पास टेरिडोफाइट्स आ गए, ठीक है, ट्रैकिया, वेसल्स वगैरह वाले। देन उनसे निकलता है जोस्टेरोफाइलम जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिससे लाइकोपोड्स बनते हैं, है ना, हर्बेशियस लाइकोपोड्स एंड ये सब।
क्लोरोफाइटा जो था, इससे निकल करके ब्रायोफाइटा आते हैं, ब्रायोफाइटा, देन उसके आगे टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से लाइकोपोडियम, ये एक टाइप है टेरिडोफाइटा की, क्लास ही है ना। देन राइनिया ट्री स्पीशीज़ आती है, ट्री प्लांट्स आते हैं जिनसे कुछ भी नहीं बनता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, सीटी बजाई राम प्रसाद ने, सीटी, क्लोरोफाइटा, ट्रैकोफाइटा, तो इसको भी आप याद रख सकते हो, बट राइनिया एंड सिलोफाइटन आपको याद रखना पड़ेगा। तो सिलोफाइटन से प्रोजिम्नोस्पर्म्स आते हैं, सीड फॉर्म्स आते हैं, सीड फॉर्म्स कार्बोनिफेरस पीरियड में आते हैं। देन इनसे साइकट्स एंड ऑल्सो डाइकॉट्स पहले आए थे, देन मोनोकॉट्स आए थे, ये भी याद रखना है आपको, राइट। डाइकॉट्स के बाद मोनोकॉट्स आए थे। एंड ये एंजियोस्पर्म्स अभी डोमिनेट कर रहे हैं हमारे को, दैट इज़ लैंड को। फर्न्स, जिंको, कॉनिफर्स, नीटल्स सबसे एडवांस्ड वाले हैं ना, सबसे टॉप पर ये है नीटल्स में, क्योंकि वेसल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, बाकी जिम्नोज में जो प्रेजेंट नहीं होता, साइकेड्स, ठीक है। और ये सारे आपको क्या दे रखे हैं, 3 यहाँ पर एरा दे रखे हैं, दैट इज़ पेलियोजोइक, देन मेसोजोइक एंड देन सीनोजोइक। मेसोजोइक मिडल वाला है, ऐसे याद रख लो। सीनोजोइक अभी करंटली चल रहा है, एंड देन ये फाइनली पीरियड्स दे रखे हैं, क्वाटरनरी, टर्शियरी तो अभी चल रहा है। क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, जुरासिक में वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे, ट्रायासिक में थोड़े कम, मतलब वो आना ही शुरू करे थे। देन पेलियोजोइक में क्या होता है, नीचे से शुरू करें तो कैम्ब्रियन, देन ऑर्डोनोवेनियन, सिल्यूरियन, इसमें से डिवोनियन आपको याद रखना है, जो फिश एज जिसको हम कहते हैं। देन कार्बोनिफेरस को हम एज ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं। एंड देन फाइनली पर्मियन स्टेज, जिसमें फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स आए हुए थे हमारे पास, देखो आप यहाँ पे फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स, दैट इज़ सीड फॉर्म्स वगैरह आए थे। सीड फॉर्म्स नो एक्चुअली यहाँ पर हमारे फर्स्ट कॉनिफर्स आए थे, दीज वर द फर्स्ट कॉनिफर्स जो आए थे हमारे पास पर्मियंस की स्टेज में, ठीक है। यस, द मैमल्स वो लाइक श्रूज, श्रूज मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वैसे से तो पहले के टाइम पे मैमल्स थे, हमारे जैसे हट्टे कट्टे नहीं थे। एंड देयर फॉजल्स आर स्मॉल, ऐसा हम क्यों कहते हैं कि वो श्रूज जैसे थे, बिकॉज उनके फॉजल्स अभी हमें जो मिले हैं वो स्मॉल स्मॉल ही मिले हैं। द मैमल्स वर विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न किड। तो मैमल्स की सक्सेस क्यों है इतनी, जैसे हम कहते हैं ना कि आर्थ्रोपोड्स बहुत सक्सेसफुल हुए, कॉकरोचेस वगैरह बहुत सक्सेसफुल हुए, 2/3 ऑफ स्पीसीज जो अर्थ पे हैं वो आर्थ्रोपोड्स ही हैं। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन काइटिन का था, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में। तो सेम वे मैमल्स क्यों बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, बिकॉज इनके में पहले तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती थी, जिसकी वजह से इंटरनल डेवलपमेंट हुआ करती थी, दैट इज़ वोम्ब ऑफ द मदर में जो बेबीज़ थे वो प्रोटेक्टेड हुआ करते थे, विविपेरस वो शो करते थे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड ऑल्सो वो इंटेलिजेंट थे, मैमल्स थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड थे, ब्रेन की कैपेसिटीज़ की बात करें तो। एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये कोई भी अगर खतरा होता था, डेंजर होता था, तो ये सेंस कर लेते थे एंड बच जाते थे उससे, ठीक है। तो ये 2 मेजर रीजन्स हैं जिसकी वजह से मैमल्स बहुत सक्सेसफुल हुए। जैसे जैसे रेप्टाइल्स नीचे आए, मैमल्स टुक ओवर करे, एंड देन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में हमारे पास हॉर्स, हिपोपोटामस, बियर, रैबिट, इनके बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से एक बार क्या हुआ, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका की जो भी फौना थी वो बेचारी डिस्टर्ब हो गई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से, क्योंकि ये दोनों जो कॉन्टिनेंट्स थे ना आपस में आकर जुड़ गए। तो नॉर्थ अमेरिका की जो सुपीरियर वैराइटीज़ थी ना, उन्होंने क्या किया, बिल्कुल साउथ अमेरिका की स्पीशीज़ को क्या कर दिया, कम्पीट अवे कर दिया एंड उनको ख़त्म ही कर दिया इन्होंने, राइट। बट जो ऑस्ट्रेलिया में पाउच्ड मैमल्स थे वो सरवाइव करे, क्योंकि उनको में क्या था, उनको फ़ायदा था, उनको कंपटीशन कम झेलना पड़ा फ्रॉम मैमल्स, राइट। और कुछ मैमल्स भी होते हैं जो कम्प्लीटली पानी में रहते हैं, वो मैमल्स होते हैं ना, जैसे वेल्स वगैरह, सॉरी हाँ, वेल्स जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं, ना कि फिशेस, है ना। वेल, सील फिश, एंड देन सी काउज जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और एक है डॉल्फिन, ठीक है। ये 4 जो है ये कम्प्लीटली पानी में रहते हैं, बट दीज आर एक्वाटिक मैमल्स। हमारी स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन तो बिल्कुल ही यूनिक है अब ऑफ मैन, बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज की इवोल्यूशन हमें देखने को मिलती है, एंड ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियसनेस की बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वाली, ठीक है। अब हम अपना लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ आवर मैन, ठीक है। तो इवोल्यूशन मैन का स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 15 ईयर्स पहले की, 15 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। तो ड्रायोपथिकस एंड रामापथिकस हुआ करते थे। ड्रायोपथिकस जो थे वो मोर
एप लाइक हुआ करते थे। एंड रामापथिकस, राम जी, ही वॉज मतलब ह्यूमन काइंड, है ना। तो वो मोर मेन लाइक थे रामापथिकस, हेयरी थे, बिल्कुल गोरिल्ला जैसे थे, एंड चिंपैंजीज जैसे थे। चिंपैंजीज से हमारी सिमिलरिटीज़ क्यों है, क्योंकि हमारा क्रोमोसोम जो है ना वो बहुत मैच करता है विद द चिंपैंजीज क्रोमोसोम, तो वो क्लोजेस्ट रिलेटिव है। फिर कुछ फॉसिल्स ऑफ मेन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तंजानिया। इथोपिया और तंजानिया में कुछ फॉसिल्स मिले हैं जिनके पास बिल्कुल सिमिलर सा क्या है, बोन जैसा मेन लाइक बोन्स हैं, ठीक है। These revealed hominid features leading to the belief that 3 to 4 million years ago। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं 3 to 4 million years ago वाले, जो ईस्टर्न अफ्रीका में थे। आपको याद रखना है सब कुछ यहाँ पे अफ्रीका है, निएंडरथल जो है ना वो सिर्फ एशिया में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्टर्न अफ्रीका में 4 फीट वाले कुछ थे जो वॉक अपराइट करते थे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कि अपराइट वॉक क्या करते थे ये फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड इनको हम क्या कहते हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो, कि ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में ऑस्ट्रेलोपथीकस थे। एक्चुअली ऑस्ट्रेलोपथीकस ही फर्स्ट टाइम थे ऑर्गेनिजम्स जो वॉक करना, ऑर्गेनिज्म आई मीन ह्यूमन की ऐसी स्पीशीज़ थी जो वॉक अप स्ट्रेट अप दैट इज़ बाइपेडल लोकोमोशन शो करना शुरू करा था इन्होंने, ऑस्ट्रेलोपथीकस ने फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में 2 मिलियन ईयर्स अगो मिले थे, जो मिले तो नहीं थे बट प्रोबेबली लिव करते थे। ये हंट करते थे विद द स्टोन्स, राइट। ये हैंडीमैन्स थे, इनको हम ये भी कहते हैं कि हैंडीमैन्स, बिकॉज वो स्टोन्स के थ्रू हंट किया करते थे। एंड एसेंशली वो फ्रूट खाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो फ्रूट खाया करते थे, ठीक है। some of the bones among the bones discovered were different, but कुछ bones different थी। एंड ये creatures जो थे वो फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे। फर्स्ट ह्यूमन लाइक हमारे पास होमो हैबिलिस आए थे। एंड ये कोई मीट नहीं खाते थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी, दैट इज़ 650 to 800 cc थी। बट जावा में 1891 में, इसको रिवर्स करेंगे तो गलत हो जाएगा, 1891 में क्या हुआ था कि होमो इरेक्टस के कुछ हमें वहाँ पर क्या मिले थे, फॉसिल्स मिले थे 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। एंड होमो इरेक्टस की कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा थी, 900 cc थी। एंड वो मीट खाया करते थे। इज़ इट क्लियर? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इरेक्टस के बारे में कि ये मीट खाया करते थे। देन होमो इरेक्टस के बाद डायरेक्ट इवॉल्व करे थे होमो सेपियंस, जिनके पास 3 कैटेगरीज थी। एक निएंडरथल मैन्स हुआ करते थे, एक क्रोमैग्नन एंड एक मॉडर्न मैन। जो अभी हम हैं वो मॉडर्न मैन है। क्रोमैग्नन हमसे ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी वाले डेवलप हो चुके हैं, जो अब वापस से कम पे आ चुके हैं। निएंडरथल जो मैन थे वो ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे। 1400 cc की इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी। 1,40,000 ईयर्स अगो ये एग्जिस्ट करते थे। और ये हाइड यूज़ करते थे खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ऑल्सो रिचुअल्स फॉलो करते थे, दैट इज़ अगर कोई इनका जाना पहचाना मर जाता था तो उनकी बॉडीज़ को क्या करते थे, बरी किया करते थे, दैट इज़ उनको दफनाया करते थे। यानी जो होमो सेपियंस की फर्स्ट स्पीसीज़ थी वो अफ्रीका में अराइज करी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिस्टिंक्ट रेशेस में बने बिकॉज वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मूव करे। आइस एज जो थी वो 75,000 से लेकर के 10,000 ईयर्स पहले तक चल रही थी, जिसमें हमारे होमो सेपियंस बने थे। होमो सेपियंस अरोज करे थे इन द आइस एज। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स जो थे वो 18,000 ईयर्स अगो के हैं, जो एक्चुअली में क्रोमैग्नन मैन ने बनाए हैं, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 1650 cc थी मैक्सिमम, राइट। देन ऑल्सो निएंडरथल मैन के बारे में एक और पॉइंट है कि इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी थी, ब्रेन कैपेसिटी सिमिलर टू द मॉडर्न मैन। भले ही थोड़ी सी हमारी 50 cc कम है उनसे, बट यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ठीक है। देन इनके जो केव आर्ट की पेंटिंग्स हैं भीमबेटका रॉक ऑफ रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP में देखने को मिल सकते हैं। देन एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया मॉडर्न मैन ने 10,000 ईयर्स अगो। इज़ इट क्लियर? और यहाँ पे क्या शो कर रखा है कि वो चिंपैंजीज, बेबी चिंपैंजीज जो होते हैं वो ज़्यादा रिजेंबल करते हैं ह्यूमन बींग्स को। बेबी चिंपैंजीज आई गेस ये वाले है ना, ये ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। नो दीज आर द बेबी चिंपैंजीज एंड ये ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हैं ह्यूमंस को एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट चिंपैंजीज। सो गाइज, this was all about our evolution chapter and I hope आपको
सारी चीज़ें याद रहें, बट यू नीड टू रिवाइज गाइज वंस, दिस चैप्टर इज़ टू लेंदी बिकॉज, एंड बहुत सारे इसमें इंफॉर्मेशन है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.